बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है वफा की राह गुज़र और इसकी राइटर है मदीहा तबस्सुम। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। सर पे आग बरसाता सूरज और पाँव के नीचे स्याह तारकोल की भट्टी की मानंद दहकती हुई सड़क, सूरज की गर्म झुलसाती हुई शुआएं वजूद के आर पार होके उसको हाल से बेहाल किए दे रही थी। पैदल चलने के बायस पाँव गोया आबला बने हुए थे। अपने निढाल हुए वजूद का वो मुश्किल घसीटती वो खुद को चलने पर आमादा कर रही थी। सर से दुपट्टा खींच कर मजीद आगे करते हुए उसने सूरज की शुआओं से बचने की सही की जो ला हासिल थी, जो उसकी आंखों में मुस्तकिल चुभ रही थी। सर के बालों से लेकर पाँव की एड़ियों तक पसीने ने गोया बहने को रास्ता बना लिया था। गर्मी और उलझन के बायस उसे पूरे जिस्म में चींटियाँ रेंगती महसूस हो रही थी। बेबसी, लाचारी, तरस, दुख, तैश, न जाने कौन कौन से एहसासात थे जो उसे अपनी लपेट में रखे हुए थे। और ये कोई एक दिन की बात थोड़ी थी कि बंदा जैसे तैसे करके हौसला सब्र बर्दाश्त के साथ गुजारा कर ले। ये तो रोज़ का मामूल था। रोज़ उसका वजूद टूटे हुए कांच की तरह बिखरता और रोज़ वो खुद ही फिगार होती उंगलियों समेत अपने रेजा रेजा वजूद को समेटने की कोशिश करती। कोई हमदर्द गम गुसारना था कि कह सुन के दिल का बोझ हल्का कर लेती, या कोई उसे दो लफ्ज़ तसल्ली दिलासे के ही दे देते कि डूबते को तिनके के सहारे के मुस्ताक उसे कुछ न कुछ आसरा तो मिलता। मगर वायरी किस्मत, अपनों की मोहब्बत तो दरकिनार, उसे तो गैरों से भी मोहब्बत ना मिली थी। ना कोई सहेली, ना दोस्त, हमजोली, हमरास। वो अकेली तन तनहा थी। कभी कभार तो उसे अपना बरगद के उस पेड़ की तरह लगता जो वीरान उजाड़ बेअबान सहरा में किसी प्यासे दश्त की मानिंद हालात मौसम की तलखियों से नंबरदाजमा होते हुए हौसला हार गया हो। ऐसे में उसका दिल चाहता था कि खुद को किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी से टकरा दे, किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दे, या हमेशा के लिए कुछ खा के सो रहे। मगर इन तमाम हसरतों में से वो किसी एक को भी पूरा न कर सकी थी। वो आखिरी हद तक खुद को और अपने ज़ब्त और हौसले को आजमाना चाहती थी। देखते हैं अभी तरकश में कितने नाजुक नीमकश हैं जो इनको ये वजूद नातवा खुद पर सह सकता है। उसके जख्म वजूद को घसीटते हुए सोचा। प्यास की शिद्दत के बायस हलक में कांटे उगे हुए थे। जैसे तैसे करके बिलाहिल वो आर्जी ही सही मंजिल तक पहुंच ही गई। गेट से मुतसिल जेली दरवाज़ा धकेलते हुए वह अंदर दाखिल हुई। अपने मतलूबा कमरे में पहुंचकर उसने दुपट्टा खींच के बेड पर फेंका, हैंड बैग एक साइड पर पटका और खुद भी अपने सिंगल बेड पर ढह गई। आगे सरकार, बड़ी मुश्किल से गिन गिन के घड़ियां गुजारी हैं। ऐन इसी वक्त अयाज दरवाजे में नमूदार हुआ। वो तीर की मानंद सीधी हुई और बरक रफ्तारी से लपक के अपना दुपट्टा उठा के सर पे अच्छी तरह लपेटा। लेकिन अयाज की हवस ज़दा एक्सरे करती निगाहों से खुद को छुपा नहीं पाई थी। क्यों तरपाती हो यार, तुम तो ढंग से शराब भी नहीं होने देती। वो अब कमरे में दाखिल हो चुका था। सॉरी, मेरी नमाज लेट हो रही है। किसी मुतवक्का खतरे के पेश नज़र वो उसके मुंह लगने की बजाय गराब से वाशरूम में दाखिल होगी, जबकि अयाज हाथ मसल के रह गया। तुम्हारा ये गुरूर और तंतना अपने पाँव के नीचे न रोंदा मिस उर्वा शहाब, तो मेरा नाम भी अयाज इकराम नहीं। उसके हंसता हाल बेड को एक ज़ोरदार ठोकर रसीद करते हुए वह बिलबिला के बाहर निकला था। दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद होने की आवाज़ अंदर तक सुनाई दी थी। ताहम उसने फिर भी इतनी जल्दी बाहर निकलने की हिमाकत नहीं की। वो जानती थी जितनी देर लगाएगी उतना ही तायमी का अताब बढ़ता जाएगा। लेकिन वो ताई की डांट फटकार तो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अयाज की इखलाक से गिरी हुई बातें और अदात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। ज़हर की नमाज अदा करके उसने लाउंज में कदम रखा तो उसकी शक्ल पर निगाह पड़ते ही नसीम का पारा हाई होने लगा। आ गई महारानी, आराम फरमा के अंदर कमरे में घुस के कौन से जादू टूने कर रही थी। तुझे नहीं पता सब ने खाना खाना है? अरे और नहीं तो बूढ़ी ताई का ही लिहाज कर लो जो सुबह से भूखी बैठी है। वो उसे देखते ही शुरू हो गई। उर्वा कोई भी सफाई या जवाब दिए बगैर किचन में दाखिल हुई। क्या बनाऊँ आपके लिए ताई अम्मी? एक नज़र फ्रिज का जायज़ा लेने के बाद उसने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर नसीम बेगम से दरियाफ्त किया। उनका बीपी अक्सर हाई रहता था, शुगर की मरीज़ा थी, लहजा अक्सर व बेशतर परहेज़ी खाना खाती थी। ताहम जब दिल चाहता वो परहेज़ को बाहर में झोंक कर मनपसंद अशिया नोश फरमाती थी। इसलिए अरवा उनके बदले मूड के पेश नज़र उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही उनका खाना बनाती। ए बीबी, जहर बना लो मेरे लिए, जान छूटे हमारी भी और तुम्हारी भी। वो दुनिया भर का जहर लहजे में समोई काटदार तंजिया लहजे में गोया हुई। काश कि आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकती तो आपको आपकी औलाद समेत खिला देती। कुछ तो इस पाक धरती की नजासत में कमी आती। खून के घूंट फटते हुए उसने सोचा, अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देखे जा रही हो? दो लुकमे खिचड़ी के बना दो, इसी पे गुजारा कर लूँगी। फ्रिज में कीमा पड़ा है, साथ में कोफ्ते बना लो। निदा और इदा सुबह क्या कही थी, अयाज कोफ्तों के साथ सफ़ेद चावल खाते हैं, बाकियों के लिए रोटियां बना दो।
کام ہی کتنا ہے، پھر بھی تم جیسی نکمی لڑکی چند افراد کا کھانا پکانے کے لیے سارا دن کچن میں ہی گزار دیتی ہے۔ آرڈر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے نکمے پن کو رگیدنا نہیں بھولی تھی اور وہ خاموشی سے پلٹ کے کچن میں آ گئی۔ نسیم بیگم خود تو جو تھیں سو تھیں، ان کی بیٹیاں ندا اور ردا اپنی ماں سے بے چار ہاتھ آ گئی تھی۔ عروہ کی حد تک تذلیل اور عزت نفس کو روندنا تو ان کی دونوں کا فرض عین تھا، اور یہ وہ دن بھی کئی بار ادا کرتی تھی۔ دونوں جڑواں تھیں اور عروہ سے 2 سال بڑی تھی۔ فیشن کی دل دادہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی کی طرف توجہ صفر تھی۔ بار بار فیل ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنا گریجویشن ہی کلیئر نہ کر پائی تھی، جبکہ عروہ نے اسی سال ایم اے انگلش بھی کر لیا تھا۔ واحد اس کی تعلیم ہی تھی جس کے بارے میں اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، چاہے پرائیویٹ ہی سے ہی۔ اس نے ماسٹرز تک جیسے تیسے کر کے پڑھ ہی لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوران اسے کتنے کٹھن اور دل شکن مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ اب وہ ایک انگلش میڈیم ہائی اسٹینڈرڈ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، اور اس کی اجازت بھی اسے صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہاں اس کی سیلری پرکشش تھی۔ اس کی پورے مہینے کی محنت کو تائی امیر ان کی اولاد اتنی بے دردی سے اڑاتی تھی کہ اس کا دل پارا پارا ہو جاتا۔ جن کے ماں باپ حیات نہ ہوں، ایسے لوگوں کو، خصوصاً لڑکیوں کو، جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بات وہ خود کو دن میں 1000 بار سمجھاتی، لیکن دل تھا، کبھی تو اپنی بھی منوانا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ بھی ندا اور ردا کی طرح لمبی تان کر سوئے، ڈھیر شاپنگ کرے، دوسروں پر حکم چلائے، لانگ ڈرائیو پر جائے، کبھی موسم کی خوبصورتی کو انجوائے کرے، کبھی تو کہیں تو زندگی میں ایک بار ہی صحیح اس کی کم از کم ایک خواہش تو پوری ہو سکتی۔ ایک ہی خواہش، کوئی سی بھی۔ کاش، اے کاش۔ شہز، کہاں ہو تم اس وقت؟ وہ اس وقت سالک کے ساتھ بیٹھا خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ جب اس کے موبائل پہ بیپ ہوئی، اس نے یس کیا۔ دوسری طرف ماما تھی۔ ماما، میں سالک کی طرف ہوں، بس 1 گھنٹے تک آ رہا ہوں۔ سالک اس کا بچپن کا دوست تھا، جو وہ جب بھی پاکستان آتا سالک سے بطور خاص ملتا تھا۔ پہلے تعلیم اور پھر جاب کی وجہ سے وہ امریکہ میں مقیم تھا۔ وہاں بھی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ اپنے دوستوں سے رابطے میں رہتا تھا۔ 1 گھنٹہ نہیں، ابھی گھر پہنچو فوراً۔ ان کے لہجے میں اچھا کچھ ضرور تھا کہ وہ ٹھٹک گیا۔ خیریت تو ہے ماما؟ اس نے کسی انجانے خدشے کے پیش نظر دریافت کیا۔ تم گھر پہنچو، پھر بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے کسی خطرے کا الارم بجایا۔ ماما نے کبھی بھی اس سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ گھردرا، تلخ، بے لچک، وہ ہمیشہ سلام دعا، حال احوال پوچھ کر اس سے مطلوبہ کام کہا کرتی تھی، چاہے وہ چند سیکنڈ پہلے ہی گھر سے کیوں نہ نکلا ہو۔ کیا بات ہے شہز؟ خیریت تو ہے؟ کیا کہہ رہی تھی آنٹی؟ سالک کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف اس کی ماما تھی، لیکن انہوں نے کیا ایسا کہا تھا کہ اس کے چہرے پہ الجھن اور تفکر کے تاثرات رقم ہو گئے۔ پتہ نہیں یار، ماما نے فوراً گھر پہنچنے کا آرڈر دیا ہے، وہ متفکر لہجے میں کہتا کھڑا ہوا۔ کوئی پریشانی والی بات ہے تو میں چلوں ساتھ؟ اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے سالک نے پیشکش کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اٹس اوکے، وہ بظاہر نارمل لہجے میں کہتا باہر کی طرف بڑھا تو سالک بھی اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ کوئی پریشانی والی بات ہوئی تو مجھے فون کر دینا۔ اس کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے پہ سالک نے اسے 1 دفعہ پھر تاکید کی تو وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ راستے میں بھی اس کا ذہن تانے بانے میں الجھتا رہا۔ گاڑی پورش میں روک کر وہ تیز قدموں سے چلتا اندر داخل ہوا۔ بھائی، ادھر ڈرائنگ روم میں۔ ماما وہیں ہے۔ رحمہ نے ہاتھ سے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنی مزید بڑھتی الجھن کو دباتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پہ بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ بھونج کر رہ گیا۔ آؤ شہز، بیٹھو۔ ماما نے سرد اجنبی نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ اس کے آس پاس ایک مرتبہ بھی خطے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ جانتے ہو اسے یا تعارف کرواؤں؟ انہوں نے برابر بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھویں اچکا کر طنزیہ لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ جی جانتا ہوں، یہ سارا ہے، یونیورسٹی میں ہم دونوں نے اکٹھے پڑھا ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ یہ دیکھا آنٹی، یہ ہر ایک سے یوں ہی کہتا ہے کہ سارا میری کلاس فیلو ہے، یہ ہمارے بھی مابین رشتے کو سرے سے ماننے سے ہی انکاری ہے۔ اس کی بات پہ سارا روتی ہوئی راحت بیگم کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے سخت ملامتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور سارا کے گرد بازو پھیلا کر اسے گویا تسلی دی۔ کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ اور کیا کہوں میں؟ سارا کے رد عمل نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ حیرت کی شدت سے ششدر وہ کبھی ناقابل فہم نظروں سے سارا کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنی ماں کی طرف، جن کی آنکھوں میں موجود تاثرات نے اس کو اندر ہی اندر خائف کر دیا تھا۔ شادی کر رکھی ہے تم نے مجھ سے، بیوی ہوں میں تمہاری۔ راحت کے کندھے سے الگ ہو کر اب وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوئی۔ کیا؟ زمین پھٹی تھی یا آسمان؟ وہ تو گویا کہیں فضا میں معلق تھا۔ کانوں میں نے جو سنا دل اسے ماننے سے انکاری تھا۔ اس کی انا پر اتنی کاری ضرب لگی تھی کہ مارے حیرت اور صدمے کے الفاظ بھی کہیں کھو سے گئے۔ تم مردوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے، پہلے لڑکیوں کو پٹانا، پھر خفیہ شادی، پھر جب اپنا مطلب پورا ہو گیا تو سرے سے انکاری ہو جاتے ہو، فرار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تم بھی USA سے بھاگ نکلے تھے کہ پاکستان میں کون ہے جو تمہارے
सियाह करतूतों से पर्दा उठाए, निगाहें उसके चेहरे पर जमाए, मुतनफ़्फ़र ज़दा लहजे में बोल रही थी। यकलख्त गुस्से की शदीद लहर ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। हैरत की शिद्दत कम हुई तो मारे तैश के उसका बुरा हाल हो गया। उसे अपने पूरे वजूद में ज्वार भाटा उबलता महसूस हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? गुस्से की शिद्दत से पागल होते हुए वो उसकी तरफ लपका। इससे पहले कि वो उसे दबोचता, राहत इन दोनों के दरमियान हाइल हुई। इतनी शर्मनाक बात है मेरे लिए कि तुम मेरे बेटे हो, ऐसी बेहयाई के काम करते हैं। तुम्हें एक दफ़ा भी अपनी माँ बहनों की लाज नहीं आई? शहस काट, तंज, दुख, सदमा, क्या कुछ न था उनके लहजे में। शहस का बस नहीं चल रहा था इखलाक से आरी और पिंदार से गिरी हुई इस लड़की को मिसालों से उड़ा दे। उसका वजूद भर भर जल रहा था। वो तो गोया बारूद के ढेर पे बैठा हुआ था। दरमियान में अगर मामा हाल ना होती तो यकीनन वो उसका मगज़ा चका चुका होता। मामा, ये लड़की बिल्कुल झूठ है। बिलीव मी, आपका शहस ऐसा नहीं है। उसने बेबसी से कहते हुए अपनी अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा। किसी लड़की में इतनी जरूरत नहीं होती कि वो बगैर वजह के इतना बड़ा झूठ बोले। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो सिर्फ एक झूठ बोलने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान आई है। दुख महसूस हुआ था उन्हें अपनी तरबियत पे। अगर तुमने शादी कर ही ली थी तो इसे यूँ छुपाने की क्या ज़रूरत थी? वो निढाल सी होकर सोफे पे गिर गई। बहुत बुरे तरीके से तुमने मेरे इमेज को तोड़ा है सारा बेगम। कोई औरत इस हद तक भी अपना निस्वानी वकार गिरा सकती है, यकीन नहीं आता। उसके लहजे में शोलों की सिलप रखी। तुमने अपना वार आजमा लिया, इब्तिदा तुम्हारी तरफ से हुई है, अब मेरे वार के लिए तैयार रहना। उसकी ज़बान अल्फाज नहीं अंगारे उगल रही थी। वो यूं ही सुलगाती नज़रों से चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। एक लम्हे के लिए तो उसका रद्द-ए-अमल देख कर सारा पूरी जान से काम की, लेकिन अगले ही लम्हे खुद को कंपोज करती वो दोबारा राहत के सामने अपना दुखड़ा रोने लगी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो थका निढाल पशमुर्दा सा घर में दाखिल हुआ। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो रहमा को अपना मुंतजिर पाया। कहाँ थे भाई आप? मैं कई दफ़ा आपका सेल ट्राई कर चुकी हूँ। वो सोफे पर बैठी ऊँग रही थी। जब खटके की आवाज़ पे उसकी आंख खुली, वो हड़बड़ा कर उठी तो सामने शहस को पाया। बेसाख्ता इत्मीनान भरा सांस खारिज करते हुए उसने उसे मुखातिब किया, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? वो उसका सवाल नज़रअंदाज करके उल्टा उसी से पूछने लगा, आपको खाना गर्म करके देना था, आपके इंतज़ार में ही जाग रही थी। उसने एक नज़र अपने खूबरू भाई को देखा जो इस वक्त खासा टूटा और बिखरा हुआ महसूस हो रहा था। मुझे भूख नहीं है, तुम सो जाओ जाकर। सर दोनों हाथों में गिराते हुए वो वहीं ढह सा गया। भाई, रहमा अपनी जगह से उठी और इसके करीब जाकर नरमी से उसका बाजू हटाया। वो समझ सकती थी इस वक्त उसकी क्या कैफियत होगी। वो खुद इस वक्त से उलझन का शिकार थी और इस उलझन को शहस ही रफा कर सकता था। शहस ने सर उठाकर उसे देखा। सारा कौन है? उसके शिकस्ता वजूद को मुतासिफ नज़रों से देखते हुए उसने मलामत से दरियाफ्त किया। मेरी बीवी। वो जहर खंद हुआ। मुझे सारा का नहीं, आपका कॉल चाहिए। तुम्हें क्या लगता है रहमा, मैं ऐसी नीच हरकत कर सकता हूँ? तुम्हें शहस उस्मान से किस हद तक गिरने की तवक्का है? वो तड़प कर उससे पूछने लगा। रहमा जवाबन नफ़ी में सर हिलाते हुए वहीं उसके करीब ही बैठ गई। मुझे तो सारा को देखकर ही पता चल गया था कि मेरे भाई की पसंद ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन सारा को जुटलाना में इतना आसान नहीं था। मैंने मामा को बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के सुलाया है। अब असल सूरत हाल तो आप ही बता सकते हैं। मुझे तवक्का नहीं, हरगिज़ नहीं थी कि वो इस हद तक चली जाएगी। वो रुका, फिर कदरे तवक्कुफ़ से गोया हुआ। सारा मेरी क्लास फेलो थी, मेरी तरह ये भी पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका में मुकीम थे। इसकी अपनी किसी फ्रेंड से इन्वॉल्वमेंट थी, फिर इस हद तक भरी कि दोनों ने शादी कर ली। वो लड़का चंद माह के लिए अपने पेरेंट्स से मिलने कनाडा गया तो इसी दौरान सारा मेरी तरफ मतवजा होगी। मुझे इल्म नहीं था कि वह अपनी ज़िद में इतना बढ़ेगी कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेगी। वो सांस के लिए रुका। रहमत दम सादे उसे सुन रही थी। जब इसने अपने ख्यालात का इजहार मुझसे किया तो मैंने अच्छी तरह इसकी तबीयत साफ़ की। वो बार बार मेरे रास्ते में आती रहती। मैंने नरमी, सख्ती, तंज़ो तहज़ीक हर तरह से उसे समझाना चाहा, लेकिन वो भी अपनी ज़िद की बड़ी पक्की थी। मेरे पाकिस्तान आने से कबल ही मेरी उससे झड़प हुई थी तो उसने मुझे चैलेंज किया था कि मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगी। मैंने हस्बे मामूल उसे दरखू एतना ना जाना, लेकिन इस दफ़ा उसने मेरी फैमिली को हदफ बनाया। दुख तो मुझे मामा पर है कि उन्होंने भी मुझे समझने की कोशिश न की। उसने थक कर सोफे की पुश्त से टेक लगाई। आप जानते हैं भाई, मामा कितनी नरम दिल है। मामा की जगह कोई और होता तो हाथ से पकड़ कर बाहर निकाल देता कि जाओ बीबी, हम तुम्हें नहीं जानते। लेकिन मामा की सादा तबीयत और नरम दिली आड़े आ गई। अल्लाह जाने उसने मामा से क्या क्या कहा कि मामा एकदम हाइपर हो गई। मैंने समझाना चाहा तो उल्टा मुझी पर बरस पड़ी। खैर, मैंने जैसे तैसे करके सूरत हाल को संभाला। रहमा की बातों से उसे काफ़ी ढारस मिली। उसने बेहद मोहब्बत से अपनी बहन की तरफ देखा जो छोटी सी उम्र में ही कितनी समझदारी का सबूत दे रही थी। अब मैं मामा को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूँ? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मामा चाहे तो जिससे मर्जी पूछ लें। यूएसए में मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, मामा चाहे सबसे मेरी गवाही ले लें, लेकिन बखुदा मेरे किरदार पे यूं शक न करें। उसे देखा था तो सिर्फ इस बात उसे दुख था तो सिर्फ इस बात का कि वो अपनी माँ का दिल दुखाने का बायस बना है। सारा हसन से तो वो किसी न किसी तरह निपट ही लेता, लेकिन पहला मसला मामा का था।
वो उसका यकीन करती तो फिर था ना, वो तो शायद उसकी आवाज़ सुनने की भी रवादार नहीं थी। आप फिक्र मत करे भाई, मैं मामा को ज़रूर समझाऊंगी। अभी नहीं, अभी उन्हें वक्ती गुस्सा है। अभी सारा की बातों ने उनके दिल पर बहुत गहरी चोट लगाई है। ये ज़ख्म कुछ मध्यम हो तो मैं उनसे ज़रा स्वभाव से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है वो ज़रूर सच और झूठ को परख लेंगी। आप ज़्यादा टेंशन न लें। रहमा ने उसे तसल्ली दी तो उसने मशकूर नज़रों से अपनी छोटी बहन की तरफ देखा। थैंक्स रहमा, कम अज़ कम तुमने तो मुझे समझने की कोशिश की। अगर तुम भी मुझे गलत समझती तो मैं यकीनन तैश में आकर कुछ कर लेता। थैंक्स तो आप मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने इतनी दूर होते हुए भी हमारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। अब आप बैठे, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। सारा दिन कुछ खाया पिया भी नहीं आपने। वो उठकर किचन में चली गई तो शहस भी किसी कदर मुतमिन होते हुए फ्रेश होने चला गया। तुम हर वक्त किचन में घुसी क्या करती रहती हो? वो किचन में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी जब अयाज उसके कब से आकर बोला। वो चल के मुड़ी, मैं खाना बना रही हूँ। वो मुश्किल थूक निकलते हुए उसने जवाब दिया और दोबारा अपनी तवज्जो हंडिया की तरफ मरकूज करना चाहिए। लेकिन अयाज की मौजूदगी में ऐसा करना उसके लिए खासा मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही था। उसकी सरतपा जायजा लेती निगाहें बार बार उसका इर्तिकाज तोड़ रही थीं और आजकल तो वैसे ही अयाज से बहुत हाइफ रहने लगी थी। वो उसके साय से भी भागती थी। अयाज का रोज़ बरोज़ बदलता रवैया और आदत उसे मुसलसल परेशान किए रखती थी। पहले तो वो कभी कभार तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता था, लेकिन अब तो वो इतना निडर होता जा रहा था कि ताइमी की मौजूदगी का भी लिहाज न करता और नसीम बेगम भी सब कुछ देखने सुनने के बावजूद जूं नज़रअंदाज कर देती, गोया कुछ हुआ ही ना हो। अगरचे वो हर वक्त खुद को बड़ी सी चादर नुमा दुपट्टे में लपेट के रखती थी, इसके बावजूद अयाज के अंदर तक खोजती गहरी निगाहें उसे पसीना पसीना किए देती। उसकी नमाज़ें और दुआएं तवील होती जा रही थी। वो हर वक्त अपने रब से अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत मांगती थी। छोड़ो तुम ये फजूल काम। उसने चम्मच उसके हाथ से चुराते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। छोड़े मुझे मुझे अयाज भाई, दुरुस्ती से कहते उसने एक लम्हे से पहले अपना हाथ वापस खींचा और इससे फासले को बढ़ाते हुए कदरे दूर हो गई। गुस्सा, हया और घबराहट की मिलीजुली आमेजिश से उसकी गुलाबी रंगत को सुर्ख कर डाला। लंबी घनेरी मुड़ी हुई पलकें उठती गिरती कदरें सहमी हुई थी। इस तरफ से निकलते बालों की लिटें नम होने के बायस चेहरे से लिपटी जा रही थी। गुलाबी पंखड़ी नुमा होंठ बाहम एक दूसरे में पेवस्त थे। हुस्न और खूबसूरती का ये पैकर अयाज इकराम की कमज़ोरी बनता जा रहा था। दिन ब दिन उसके जज्बात उर्वा शहाब के लिए शिद्दतें इख्तियार करते जा रहे थे। उसका झिझकना, कतराना, गुस्सा करना अयाज की शिद्दतों को मज़ीद हवा देता था और वो उसे पाने की चाह में पागल हुआ जाता। तो मुझे भाई मत कहा करो मेरी जान, सारा मूड गारित हो जाता है। 2 कदम आगे बढ़ाते हुए उसने दरमियानी फासला कम करना चाहा और इससे पहले कि वो मजीद कोई गुस्ताखी करता, उर्वा उसका इरादा भांपते हुए करंट खा के पीछे हुई और तीर की मानंद दरवाजे की तरफ लपकते हुए उसकी पहुंच से दूर हुई। तुम्हारा ये गुरेज तो और भी मुझे मकनातीस की तरह अपनी जानिब खींचता है। ऐसे में तो और भी दिलकश और दिल नशीन लगती हो। वो एक आंख दबाकर खबासत से हंसा तो वो उर्वा पूरी जान से जल गई। शर्म आनी चाहिए आपको मुझसे ऐसी बेहुदा गुफ्तगू करते हुए। मैं आपके लिए निदा और रिदा ही की तरह हूँ। गमो गुस्से से उसकी हैरत गैर होने लगी तो वो फट पड़ी। निदा और रिदा? उसने एक बुलंद कहा लगाया। इससे पहले कि वो मजीद के पेशरफ्त करता, निदा दरवाजे से नमूदार हुई। तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल मिसिस शिराजी तशरीफ़ लाई हैं, तुम्हें बुला रही हैं। मुखातिब यकीनन वही थी, मिसिस शिराजी। उसे हैरत का शदीद झटका लगा। सवालिया नज़रों से उसने दोबारा निदा की तरफ देखा जो माथे पे सिलवटे लिए कीना तोज नज़रों से उसे ही देख रही थी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं लगी, जाकर देख लो खुद ही, इंतहाई रुखाई से कहते हुए वो कहर भरी नज़र उस पर डाल के मुड़ गई। आलम हैरत में ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम। अंदर दाखिल होते हुए उसने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो उर्वा? मिसिस शिराजी बकायदा उठकर उसके गले मिली तो वो अपने इंतहाई रफ हुलिये पे उसे जी भर के नदामत हुई। उनके हमरा एक और डिसेंट सी खातून थी, वो भी बहुत प्यार और मोहब्बत से उससे मिली। उर्वा उनकी आमद पे हैरान होते हुए उनसे कदरे फासले पर रखे सिंगल सोफे पर बैठ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? खुद को किसी हद तक नॉर्मल करते हुए उसने उससे दरियाफ्त किया। अरे भाई, ये मैडम मैडम तो तुम स्कूल तक ही महदूद रखो, यहाँ तो तुम मुझे आंटी कह सकती हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए नरमी से उसे टोका तो उसने भी जवाबन मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिलाया। इनसे मिलो, ये मेरी बहुत अच्छी और अजीज़ दोस्त है राहत। अब के उन्होंने अपने बराबर बैठी इसी सुबर सी खातून की तरफ इशारा किया तो वो उनसे रस्मी कलमात अदा करने लगी। आप लोग ज़रा बैठकर गपशप लगाएं, मैं अभी आती हूँ। नसीम बेगम उन्हें बातें करता छोड़कर बाहर निकली। निदा लाउंज में बैठी कोई मूवी देख रही थी। निदा आज अपनी किसी दोस्त की पार्टी में इनवाइट थी। उसे आज लेट नाइट आना था। आपने अभी तक इन फजूल खवातीन को बिठाया हुआ है, चलता करें उन्हें। मुझे समझ नहीं आती ऐसे कौन से सर ख्वाब के पड़ लगे हुए हैं इस शहजादी में
कि इतने अच्छे घराने को इस जैसी फ़कीर नहीं पसंद आ गई। निदा ने तो जब से मिसेस शिराज़ी और राहत बेगम का मुद्दा सुना था, वो तो तब से ही जली भुनी बैठी थी। बस नहीं चल रहा था कि उर्वा के हसीन चेहरे को झुलसा के रखते वो अपनी माँ को देखते ही शुरू होगी। तुम अभी बच्ची हो, जो मैं सोच सकती हूँ तुम्हारा जहन कभी भी वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। नसीम ने अपनी नखरेली बेटी को चमकाते हुए कहा तो वो ऊह करके रह गई। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इसमें इस उर्वा का रिश्ता राहत के बेटे से कर दूंगी कि वो सारी उम्र अमेरिका जैसे शानदार मुल्क में गुजारे। वहाँ तो मेरी बेटी निदा ही जाएगी। तुम देखना तो सही मैं दोनों खवातीन को कैसे शीशे में उतारती हूँ। उर्वा के बारे में तो ऐसी ऐसी बातें करूंगी कि वो खुद ही उसका नाम लेने से कबल कानों को हाथ लगाएंगी। और तुम्हारे लिए हाँ करवा के दम न लिया तो मेरा नाम भी नसीम बेगम नहीं। उन्होंने सीना ठोंक कर कहा। वाह मम्मी, मेरे जहन में तो वाकई ये बात नहीं आई। निदा तो खुशी से उछल पड़ी। अमेरिका जैसे मुल्क में रिहाइश पजीर होना उसका बचपन का ख्वाब था। अरे मेरी मासूम भोली भाली बची, तुम क्या जानो दुनिया के बखेरे। अब ज़रा जल्दी से देखो अयाज कहाँ है, उसे कहो बाजार से खाना ले आए। और तुम भी ज़रा अच्छे तरीके से मिलो और कहना मैं किचन में आपके लिए खाना तैयार कर रही थी। ज़रा इखलाक से मिलना। वो उसे ताकीद करते हुए खड़ी हो गई। बस बहन, हमने तो कभी उर्वा में और अपनी औलाद में फ़र्क नहीं किया। मैं तो सबसे यही कहती हूँ, मेरी दो नहीं तीन बेटी हैं। ये मैट्रिक में थी जब इसके वालिदैन रोड एक्सीडेंट में चल बसे। बस तब से अब तक मैंने इसे सीने से लगा के रखा है। लहजे में दुख और सारे जहाँ का प्यार समेटते वो दोनों खवातीन को इम्प्रेस करने की कोशिशों में दो चार आंसू भी खींच लाई थी। तुम्हें तो मैंने रुसवाइयों का अजाब ना सौंपा शहस उस्मान। तो मेरा नाम भी सारा नहीं। तुम्हारे जैसे कितने मर्दों को मैंने सीधा किया है और उंगलियों पर नचाया है। तुम क्या चीज़ हो मेरे आगे। गम गुस्से से वो अंधी हुई जा रही थी। अपना पहला बार खाली जाते देख वो अपनी ही चोट पे बिलबिलाई हुई थी। अपनी तरफ से तो उसने अपने ड्रामे में कोई झोल ना छोड़ी थी। फिर पता नहीं कैसे शहज़ के घर वालों पर उसकी हकीकत खुल गई। वो तो अगरचे अब भी अपनी बात पे मजबूती से कायम थी, ताहम शहज़ की फैमिली की तरफ से उसकी पजीराई अब मफकूद हो गई थी। जब से उसे पता चला था शहज़ की वालदा आजकल उसके प्रपोजल के लिए सरगर्दा हैं, बल्कि उन्होंने लड़की भी पसंद कर ली है, उसे तब से किसी करवट चैन नहीं आ रहा था। बिलाहर अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए उसने लड़की का नाम और एड्रेस वगैरह पता करवा लिया था और नया मनसूबा तरतीब देते हुए आज वो उनके घर बैठी थी। थोड़ी देर बाद कदर फरबई माहिल खातून और उनके हमरा एक यंग सी लड़की अंदर दाखिल हुई। कुछ ऐसी खास भी नहीं है। अपने तौर पर उसने इसी लड़की को उर्वा तस्वर कर लिया। आंटी मैं सारा हूँ, उसने खड़े होकर बड़े मुअद्दब लहजे में उनसे कहा। उसका ये ताज़ीमी अंदाज नसीब बेगम को बहुत भाया। वैसे भी वो इंतहाई चापलूस और खुशामद पसंद तबीयत की मालिक थी और यही खूबियाँ उनकी औलाद में भी मौजूद थी। ये उर्वा है? उसने उनके बराबर बैठी लड़की की तरफ इशारा करके पूछा। नहीं, ये मेरी बेटी निदा है। उर्वा तो स्कूल पढ़ाने गई है। उन्होंने कहा तो वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि वो तो उर्वा की मौजूदगी में बातचीत करना चाहती थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बेटी। उसने खुशामद का सहारा लेकर बात का आगाज़ करना चाहा। निदा की गर्दन तफाहर से अकड़ गई। बस बेटा, मेरी तो दोनों बेटियां ही अपनी मिसाल आप हैं। सॉरी बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। उन्होंने तफाखर से तारीफ समेटते हुए अपनी उलझन को रफा करना चाहा। जी, ये मेरी आपसे पहली मुलाकात है। एक्चुअली मैं यूएसए में मुकीम हूँ और चंद दिन पहले ही पाकिस्तान आई हूँ। मुझे पता चला कि उर्वा आपकी भतीजी है गालबन, जिसकी आप कल रिश्ते की बातचीत चल रही है। उसने बड़े स्वभाव से बात का आगाज़ किया। चल तो रही है, लेकिन अभी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि अभी तो उनकी तरफ से पैगाम आया है। मैं बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से लड़के को देखने अभी तक नहीं जा सकी। नसीम बेगम ने अंदर ही अंदर हैरान होते हुए उसे जवाब दिया। निदा के कान भी फ़ौरन खड़े हो गए। इन दोनों माँ बेटी को चौंकना फितरी अमर था, जिसके आसार उनके चेहरों से नुमाया थे। मैं इसी सिलसिले में आपकी तरफ आई थी आंटी। शायद आपकी कोई नेकी काम आ गई। जो मुझे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो मैं फ़ौरन आपका एड्रेस मालूम करके आप तक पहुंच गई। लहजे को रिक्कत अमेज़ बनाते हुए उसने एक आवाज़ में दुनिया भर का खलूसम होते हुए कहा। अब जो भी कहना चाहती हैं खुलकर बात करें। फितरी तजस्सुस ने सर उभारा। सो इस दफ़ा निदा को बदलना पड़ा कि सारा की खामोशी ने उसे बेचैन कर दिया था। मैं शहज़ उस्मान की वाइफ हूँ। नज़र झुकाते हुए उसने सिसकारी ली। क्या? उन दोनों के मुंह खुल गए। वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। जी, शहज़ ने दौरान तलीम ही मुझसे शादी कर ली थी। हमारी शादी को 1 साल हो गया है। आंटी मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ, अब उसकी ज़ाहिर शक्ल सूरत पे मत जाइएगा। वो इंतहाई कमीना, लालची और खबीस इंसान है। उसका काम ही यही है। वो हर साल जब भी पाकिस्तान आता है तो किसी न किसी खूबसूरत लड़की को फंसाकर उससे शादी कर लेता है और बैरून मुल्क जाकर उनको फ़रोख्त कर देता है। फिर वो लड़की कहाँ जाती है किसी को उसकी खबर नहीं मिलती। वो न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। मैं उसके स्याह करतूतों से आगाह हो चुकी हूँ और कुछ मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मुझसे अपना मकरूह इरादा पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे डिवोर्स देकर आज़ाद भी नहीं करता। वो सांस लेने को रुकी, जबकि इन दोनों को तो सांस भी शायद कहीं सीने में अटक गया था। मैंने इसके शर्मनाक अफ़ाल से उसके घर वालों को भी आगाह किया, मगर वो भी उसके साथ शरीक है। मुझे कुछ दिन बाद वापस चले जाना है। मैंने सोचा जाते जाते आपके साथ ये नेकी कर जाऊँ, शायद इसके सिले में मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए कि मैंने एक ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। चेहरा आंसू से तरबतर था।
बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमें आगाह कर दिया। बिलाहर नसीम बेगम को ही होश आया तो उन्होंने हिलाकर उसका शुक्रिया अदा किया। ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं भी एक औरत हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस कर्ब से मैं गुजर रही हूँ कोई और भी इससे दो चार हो। वो इस वक्त अपनी इतनी नेक और पारसा बनी हुई थी कि उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल थी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। मेरा कार्ड रख लें, इस पर मेरा यूएसए और पाकिस्तान दोनों के कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा आप अपने तौर पर भी चाहें तो शहज़ के बारे में मालूमात ले सकती हैं, लेकिन अक्सरियत उसके असल चेहरे से बेखबर है। उसने खड़े होते हुए एक कार्ड बैग से निकाला और नसीब बेगम की तरफ बढ़ाते हुए बावसूख लहजे में बोली, बैठिए, खाना खा के जाइएगा। निदा ने भी हैरत के झटके से निकलते हुए अदाब मेज़बानी निभाने चाहे। नहीं, मैं चलती हूँ, एक ज़रूरी काम है मुझे। आप लोग मेरी बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा और खुदा रहा एक और ज़िंदगी को पामाल मत कीजिए। वो जाते जाते फिर मुल्तजी हुई। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। नसीम बेगम ने तशक्कर अमेज़ निगाहों से उसे देखा तो वो मुतमिन सी होकर अलविदाई कलमात कहते रुखसत हो गई। देखो, मेरा शक सही निकला, कहीं कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है, वरना इतने अच्छे घराने के लिए यही रह गई है। सारा के जाते ही निदा ने माँ की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, उसके अंदर सुकून उतर रहा है जो हसद और जलन वो इस दिन से उर्वा के लिए महसूस कर रही थी। सारा ने उस पर ठंडे छींटे डालकर उसका पुरसुकून कर दिया था। अब पहली फुर्सत में इन लोगों को फ़ोन करके मना कर दे कि हम संडे को नहीं आ रहे। निदा वहीं मुतमिन सी होकर सोफे पर दराज हो गई। नसीम बेगम किसी गहरी सोच में गर्क थी। हम संडे को ज़रूर जाएंगे और निकाह की डेट फिक्स करके आएंगे। बिलाहिर सोच के समुंदर से निकलते हुए उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो निदा उछल के बैठी। मम्मी, आपको ख्याल है कि सारा झूठ? उसकी आंखों में बेपनाह इस्तेजाब मंडाया। अपनी माँ का ख्याल सुनकर तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि तुम अभी बच्ची हो, वहाँ तक पहुँच नहीं सकती जहाँ तक मेरी सोच है। वो उसकी बात काट कर बोली तो निदा ने ना समझने वाले अंदाज में माँ की जानिब देखा। उसकी आंखों में तैरती हैरत और उलझन बहुत वाज़ेह थी, जिसे समझते हुए नसीम बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता मैं अयाज की वजह से कितनी परेशान हूँ। वो जिस तरह उर्वा के लिए अतावला हो रहा है, कुछ खबर नहीं क्या कर गुजरे। अभी इस्लामाबाद जाने से पहले वो मुझसे इस हवाले से बात करके गया था, मेरा इकलौता लाडला बेटा, और मैं इस डाइन के हवाले कर दूँ ताकि ये अपनी तमाम ख्वाहिशात के बदले हमसे ले। मैं तो सोच रही थी कि अयाज के पीछे से ही इसका कोई बंदोबस्त हो जाए, बस अब अल्लाह ने खुद ही बंदोबस्त कर दिया है। अच्छी बात है, यहाँ कहीं दूर दफान हो जाएगी हमारी बला से। इस डाइन का जो मर्जी करे, बस हमारी जान छूट जाएगी। वैसे भी शक्ल और सूरत कमीनी की ऐसी है, जो भी देखे फरिश्ता हो जाए। कल खलांग को किसी ने पसंद कर लिया या खुद ही किसी के साथ भाग गई तो हम क्या कर सकते हैं? उल्टा बदनामी हमारे हिस्से में आएगी। अच्छा है ना, अब दुनिया की नज़रों के सामने भी सुरखरू हो जाएंगे और ये बला भी अंधेरे कुएं में गिर जाएगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। उसकी शातराना जहन में बड़ी दूर की सोची थी। वो इंतहाई मकार और अयार औरत थी। वाह मम्मी, मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ। निदा के मुंह से बेसाख्ता निकला। अगरचे वो उर्वा के हुस्न से बहुत जलती थी और दिल में उसके लिए कीना बुग़्ज़ और दावत के जज्बात की हरगिज़ कमी न थी, ताहम इस नहज पर उसने नहीं सोचा था। अयाज का मिलान उर्वा की तरफ साफ जाहिर हो रहा था। वो ज़रा देख देख के कुटती थी, ताहम अयाज के सामने वो दो टोक बात करने से वो भी झिझकती थी कि अयाज बेहद गुस्सीला शख्स था। अलबत्ता अपने अंदर का सारा जहर वो उर्वा के सामने निकालने से हरगिज़ नहीं चौंकती। अब फिर अयाज के आने से पहले पहले इस मामले को निपटा लें, क्योंकि इसकी मौजूदगी में तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी मिस्टर शहस सिर्फ 2 माह के लिए पाकिस्तान आए हैं। इसकी वालदा को भी खासी जल्दी है। निदा अब चाह रही थी कि जल्द से जल्द ये मामला निपट जाए, क्योंकि अयाज के इरादे उसे ख़तरनाक लग रहे थे। तुम फिक्र न करो, मैं अयाज के आने से कबल ही निकाह करवा दूंगी, फिर इसे खुद ही संभाल लूंगी और रुखसती भी जल्दी ही हो जाएगी। सादगी की आड़ में हम खर्चे से बच जाएंगे। वह बिल्कुल मुतमिन हो गई थी। गुज़िश्ता कई दिनों से वो जिस मसले की वजह से परेशानी का शिकार थी और खुद ब खुद ही हल हो गया था। माँ को आसूदा देखकर निदा भी हल्की फुल्की हो गई। तन मन ने अपना खाक किया। फिर नगरी एक बसाई थी। जाते समय जो पलट के देखा, एक एक ईंट पड़ाई थी। किसकी जा जंजीर हिलाते, किससे जा करते फरियाद। अपने साथ तो एक खुदा था, उसके साथ खुदाई थी। वो भी तक हाल में हैरत में हक तक स्टेज पे बैठी थी। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी तय हुआ कि एक कानो यकीन की मंजिल तक पहुंचना दरकार। वो तो अभी तक हैरत के साहिल पे ही खड़ी थी। कल ताई भी ने उसे बताया कि कल तुम्हारा निकाह है। उसके असाब पर बम फटा था। उससे राय ना ली गई थी, ना मशवरा तलब किया गया, जो उसे चूचरा का भी हक मिल सकता। अगर उसे अयाज की तरफ से ख़तरा ना होता तो शायद वो कोई एहतजाज कर सकती, क्योंकि अपनी ताई की फितरत से तो वो भी आगाह थी कि अपनी बेटियों की मौजूदगी में वो उसकी शादी के बारे में इतनी फ़िक्रमंद क्यों हो गई हैं। ना तो कि इतना लंबा चौड़ा इंतज़ाम किया गया था, ना ही ज़्यादा मेहमान थे। अलबत्ता लॉन में छोटा सा स्टेज और कुर्सियाँ वगैरह लगा कर कदरे बेहतर इंतज़ाम था। और नसीब बेगम की जहेज़ के झंझट से भी जान छूट गई थी। कुछ देर बाद मुबारक सलामत का शोर उठा। यकीन और बेयकीनी के दरमियान डोलते हुए उसने कब पेपर साइन किए, उसे खुद खबर न हुई। अलबत्ता जब शहज़ उस्मान को उसके पहलू में लाकर बिठाया गया तो हर तरफ से बुलंद होने वाले तौसीफ़ी कलमात ने उसे अच्छा खासा कन्फ्यूज़ कर दिया। वो खुद में सिमटी सी बैठी थी।
अब जो दिल रागलाप रहा था, जो शोर धड़कनों में बरपा था, उसका एहसास हर एहसास और हर जज्बे से जुदा था। माशाअल्लाह, चश्मे बदूर, ये गालिबन शहज़ की वालदा थी। उसने दिल ही दिल में क्यास लगाया, क्योंकि यही खतून उस दिन मिसेस शिराजी के साथ थी और अभी भी चटाचट उसकी बलाई ले ली थी। चांद सूरज की जोड़ी है, मिसेस शिराजी ने करीब आकर कहा तो उसका झुका हुआ सर शर्म से मजीद झुक गया। हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। आज का जोड़ा उसके ससुराल से आया था और ब्यूटिशियन भी उनकी तरफ से आई थी, क्योंकि नसीम बेगम ने साफ कह दिया था, हमारे में दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकालते। इसने तो ढंग से आईना भी नहीं देखा था कि वो कैसी लग रही है। पहली दफ़ा तो वो यूं तैयार हुई थी, वरना अमूमन तकारीब में भी उसका सर झाड़ और मुँह फाड़ हुलिया ही होता था। 12 तारीख को शहज़ की फ़्लाइट है, बस इससे पहले पहल आप रुखसती की तारीख रखते। राहत ने निहाल होती नज़रों से बेटे और बहू को देखते हुए नसीम बेगम से कहा। उन्हें वो दिन याद आ गया जब वो किसी काम से मिसेस शिराजी से मिलने उनके स्कूल गई, तो वहीं उन्होंने मुरवा को देखा था और बस वहीं उन्होंने उसे शहज़ के लिए पसंद कर लिया। आपकी अमानत है, आप तो अब जब चाहें ले जाएं। बेटियां तो होती ही पराया धन है। नसीम बेगम ने बदिक्कत अपने लहजे को पूर्णम बनाया, वरना अजाब सर से टल जाने पर उनकी खुशी हित से सिवा थी। बस तो फिर अगले ही हफ्ते की डेट रख लेते हैं। मिसेस शिराजी ने इजहार ख्याल किया। जी बहन, हमें अब क्या एतराज़ हो सकता है। नसीम बेगम ने तो गोया इनकसारी की हद ही कर डाली थी। भाभी, आपको छोड़कर जाने को तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है। मगर आप फिक्र मत करें, हम अगले ही हफ्ते आपको बाकायदा ले जाएंगे। जाते हुए रहमा ने बहुत मोहब्बत से उसके हाथ दबाते हुए कहा। बारे हया से उसके लिए पलके उठाना दोबर हो गया। जाने से पहले शहज़ ने बहुत भरपूर नज़रों से उसका जायज़ा लिया था। नज़र और अंदाज में इस्तेहकाक खुद बहुत ही सिमट आया था। आपकी ही की है मेरे भाई, बस एक हफ्ता इंतज़ार कर लो। उसके इर्तिकाज को महसूस करते हुए सालक ने उसे छेड़ा तो वो बड़े भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था। अरवा के तो रहे सहे ओसान भी ख़ता हो गए थे। पलके उठाती गिराती बेहद कन्फ्यूज़ होती, वो इस वक्त बेहद दिलकश लग रही थी। रात को ये खूबसूरत तकरीब अपने अख्ताम पर पहुंची। खिलाफ तवक्का किसी ने उर्वा को कुछ नहीं कहा था, न तंस न ताना, न कहर बरसाते जुमले, न काटदार नजरें। वो खामोशी से अपने बिस्तर पर चली गई। एक बात तो तय थी कि आज की रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। किससे पूछकर आपने ये तमाशा शुरू किया है? अयाज दंदनाता हुआ घर में दाखिल हुआ। वो तीनों माँ बेटियां मज़े से लाउंज में बैठी कोई मूवी देख रही थी, जबकि उर्वा किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। तो क़यामत की घड़ी आन पहुंची। अयाज की तेज़ गुसीली आवाज़ सुन के छुरी उसके हाथ से फल के फिसल कर फर्श पर गिरी थी। खौफ व दहशत में घिर कर उसने दहल कर सोचा। अयाज के मिजाज से वो बखूबी आगाह थे। वो जितना खुद सर ज़िद्दी, हर धर्म और बदतमीज़ था, कुछ खबर न थी क्या कर गुजरता है। ए है, किस तमाशे की बात कर रही हो? नसीबा बेगम ने समझते हुए अनजान बनकर लापरवाही से पूछा। बेटे के मिजाज से वो भी खाइफ ही रहती थी। मैं उर्वा की निकाह की बात कर रहा हूँ। वो दान पीस कर गुर्राया। आय हाय, किस मनहूस मारी का नाम ले रहे हो? अरे वो छोकरी, उसके लक्षण देखे हैं। इससे पहले कि वो किसी से मुँह काला करे, मैंने उसका पक्का पक्का बंदोबस्त कर दिया है। तुम्हारी भी बहनें जवान हैं, अगर कल खला को कोई बात हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? नसीम बेगम चहक कर बोली। बेटे को संभालना गरचा उनके लिए एक दुश्वार उम्र था, तहम वो भी उसी की माँ थी। इंतहाई शातराना अंदाज में चाल चलती थी। जो भी है, मैं कुछ नहीं जानता, इस सिलसिले को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और वह इस घर से बाहर नहीं जाएगी। दुरुस्तगी से कहते हुए उसने दो टोक लहजे में माँ को देखा। ठीक है, अभी कौन सा वो भागी जा रही है, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। बेनियाजी से कहते हुए उन्होंने रिमोट से चैनल चेंज किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर वो लड़का इस घर में आया या अरवा ने घर से कदम निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाकर माँ को बाउंड करते हुए वो तन फन करता बाहर निकल गया। उर्वा सूखे पत्ते की मानिंद अंदर खड़ी लर्ज रही थी। अय्याज की बातों ने उसे सर तबाह हिला के रख दिया था। इसे कुछ बैद ना था, वो सब कुछ कर भी गुजरता। मनहूस मारी, नास पिटी, अब दफान हो जाए यहाँ से, और जब तक तेरी रुखसती नहीं हो जाती अपने कमरे में ही बंद रहना। इसका कुछ पता नहीं, तुझे उठाकर ही ले जाए, फिर ना उसकी रहोगी ना उसकी। नसीम बेगम ने किचन में दाखिल होकर उसे 2 हत्तर रसीद किया और उसके कमरे की तरफ धकेल दिया। गिरती पड़ती वो अपने कमरे में पहुंची और अंदर से चिट्ठी चढ़ा ली। बकिया 7 दिन उसने किसी तरह पुलिस रात पर गुजारे थे, वही जानती थी। कई दफ़ा याज और नसीब बेगम का झगड़ा उसने सुना। वो अपने कमरे में थर थर कामती लरसती रहती, लेकिन बाहर निकलने की गलती नहीं करती थी। फिर उसकी रुखसती से एक दिन पहले घर में काफ़ी खामोशी थी। गालबन अयाज घर में नहीं था, पता नहीं वो कहाँ गायब था, लेकिन उसने खुदा का शुक्र अदा किया। अब अंदरूनी तौर पर क्या मामला था उसे मालूम न हो सका। अलबत्ता अयाज शादी वाले दिन भी गायब था। कुछ ऐसा ज़रूर था जो उससे छुपाया जा रहा था, लेकिन वो खुद ज़हनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब थी कि किसी और तरफ ध्यान ही नहीं दे सकी। सिल्वर और पिंक कलर के खूबसूरत लहंगे में वो पहचानी नहीं जा रही थी। ब्राइडल ड्रेस उसकी जिल से हम आहंग होकर उसे एक नया अनोखा और दिलकश रूप दे रहा था। निकाह तो पहले ही हो चुका था, खाने वाने का इंतज़ाम तो किया नहीं गया था और ना ही कोई लंबी चौड़ी बारात थी।
मुख्तसर से लोग थे। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के साथ एहतमाम किया गया। जल्द ही उसकी रुखसती का शोर उठ गया। ऐसे मौके पर किसी लड़की के क्या एहसासात होते हैं। अपना घर छोड़ देने का दुख हर एहसास पर हावी होता है। वो किसके गले लग के रोती। माँ बाप के दुख तो वो बचपन से रोती आई थी। ना कोई बहन थी, ना सहेली, ना भाई, ना कोई रिश्तेदार। इस घर से उसका सिर्फ दुख, अजियत और कांटों का रिश्ता था। कोई मोहब्बत भरा पुरखलूस रिश्ता न था कि वो इसे ही रो लेती। लेकिन फिर भी वो रोई थी, बेहद, बेहिसाब, बेतहाशा। वो अपनी माँ को रो रही थी। अगर आज वो जिंदा होती तो उसके सीने से लग के रोती कोई तो कंधा होता। ताइमी और रिदा ने दुनिया दिखावे को उसे खूब चिमटा चिमटा के प्यार किया था। रहमा और राहत ने उसे पकड़ के गाड़ी में बिठाया। सारा रास्ता भी उसकी बरसात जारी रही। इसके इतने ने ज्यादा आंसू बहाने पर शहज ने बेचैनी से पहलू बदला। घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत गैर हो चुकी थी। कुछ गुज़िस्ता 7 रोज़ की टेंशन, खुराक की किल्लत अपनी ज़ात से लापरवाही रंग ला रही थी। बेहद कमज़ोरी नकाहत के बायस उससे कदम उठाना दोभर हो रहा था। अपनी सास और नंद के सहारे वो मुश्किल अंदर तक पहुंची। उसकी आंखों के गिर तारे नाच रहे थे। हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे और बेजान हो रहे थे। इससे पहले कि वो लहरा के नीचे आ रही थी, 2 मजबूत हाथ बाहों ने उसे थाम लिया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कुशादा कमरे में मुसहरी पे लेटे हुए पाया। अजनबी कमरा, अजनबी माहौल देखकर एक लम्हे के लिए तो वो साकत रह गई। लेकिन जैसे ही जहन ने काम करना शुरू किया, उसे गुज़िश्ता वाक़यात याद आने लगे और अपनी मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा करते हुए वो एक झटके से उठ बैठी। कल का रूसी लिबास उसके जिस्म पर जू का तूं था। अलबत्ता भारी भरकम दुपट्टे की जगह बारीक शिफॉन का दुपट्टा उसे उड़ाया दिया गया था और जेवर वगैरह भी उतार दिया गया था। अलबत्ता एक लाई में कांच की चंद चूड़ियाँ मौजूद थीं। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कमरे को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। ऑफ वाइट और लाइट ग्रे कलर स्कीम किसी साहिब ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी और फालतू उसे अपना वजूद ही लगा था इस कमरे में। ताइमी ने ऐसे शानदार घर में अपनी बेटी को ब्याहने के बजाय मुझे क्यों ब्याह दिया। वो फिर इसी कश्मकश का शिकार हो गई। उसके ज़ेर असर वो कई दिनों से थी। कहीं लड़के में तो कोई ऐब नहीं। उसकी जहनी रो भटक के शहज़ की तरफ गई तो बेसाख्ता उसकी तलाश में नजरें दौड़ाईं। वो कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था। अलबत्ता सोफे पर उसकी शेरवानी पड़ी थी जिसने कल ज़ेब तन की थी। शहज़ कहाँ है। उसके दिल को बेचैनी लाहक हुई। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और शहज़ अंदर दाखिल हुआ। वो जो दरवाजे की सिमटी देख रही थी, हर बरा कर नजरें झुका गई। उसे जागता देखकर शहज़ एक लम्हे को ठटका और अगले ही लम्हे उसके असाब तन गए। अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो प्लीज़ जगह खाली कर दें, मुझे सोना है। सपाट लहजे में बोलता वो यकीनन उसी से मुखातिब था। वो हक दक सी उसे उस अपनी जगह बैठी रह गई। जी, वो यकीनन उसके जवाब का मुंतज़िर था। लहजा वो सूखे लबों पे ज़ुबान फेरती बेड से नीचे उतर आई और अगले ही पल वो उस पर एक बेजार कुन निगाह डालने की भी जहमत गवारा किए बगैर अपने बेड पे दराज हो चुका था। ज़िंदगी मेहरबान तो पहले भी न थी जो वो खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती कि कहीं न कहीं तो उसके लिए भी कोई खुशी रकम होगी, ख्वाह एक आध ही सही, वो भी इसका मज़ा चखती। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि खुशियों का जायका कैसा होता है और ये ज़ात पर कैसे असरअंदाज होती हैं। आंसू पीने की कोशिश में निढाल होती वो वॉशरूम की तरफ भड़ गई। वहाँ उसका एक अदा सूट पहले से लटका हुआ था। फ्रेश होने के साथ उसने खूब रो के दिल की वहशत को कम करना चाहा, लेकिन ये आंसू तो उसके मुकद्दर में रकम थे। काश वो आंसुओं से अपना नसीब भी धो सकती। खूब रो चुकने के बाद जब दिल का बोझ कदरे कम हुआ तो वो बाहर निकल आई। बेड पर दराज वो नींद की अमीक वादियों में उतर चुका था। उसने पहली दफ़ा बगौर उसे देखा। भारी बाल उलझ कर माथे पे बिखरे थे, ऊंची खड़ी नाक, आंखें बंद होने के बायस वो सिर्फ पलकें ही देख सकी थी। अनाबी होंठ बाह में एक दूसरे में पेवस्त थे, एक बाजू माथे पर जबकि दूसरा सीने पर रखे। वो खासे बेतरतीब हुलिये में सो रहा था। उर्वा के दिल ने एक बीट मिस की। सरकश होती निगाहों पे पहरे बिठाती वो रुख फेर के ड्रेसिंग टेबल की तरफ भड़ गई। गीले बाल सुलझा के उसने दुपट्टा अच्छी तरह सर पे लपेटा और नमाज फजर की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। अभी वो ढंग से दुआ भी न मांग पाई थी कि दरवाजे पे दस्तक शुरू हो गई। उसने जाए नमाज तह करके साइड पे रखी और कश्मकश के आलम में एक नज़र सोए हुए शहज़ पे डाली और दूसरी मुसलसल दस्तक होते दरवाजे की तरफ बिलाही झिझकते हुए उसने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। भाभी मैं नाश्ते का पूछना आई थी। दरवाजे पे उसकी नंद रहमा थी। एकदम उसे समझ न आई वो क्या जवाब दे। भाई नहीं उठे अभी तक। उसके अगले सवाल ने खुद ही मुश्किल आसान कर दी। नहीं सो रहे हैं, उसने मध्यम लहजे में कहा। भाभी इनके सोने की आदत कम करे, ये रात को सोते हैं तो सुबह उठने का नाम नहीं लेते। मैं सो जतन करके इन्हें वो मुश्किल उठाती हूँ। अब आपने उनकी ये आदत ख़त्म करनी है। वो मुस्कुराते हुए उसे अपने भाई के मुतल्लिक आगाह कर रही थी। वो फ़कत मुस्कुरा ही सकी। लीजिए, बातों में मैं भूल ही गई कि मामा ने भेजा था कि आपकी तबीयत पूछ कर आऊँ। रात आप बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने बताया था वीकनेस और टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है। बाकी सब ठीक है, सुबह तक बिल्कुल फ्रेश होंगी।
عروہ کو وہ خاصی بتونی لڑکی لگی تھی۔ اندر آؤ، یوں اچھا نہیں لگتا۔ اس کا دروازے میں کھڑے ہی ہو کر باتیں کیے جانے پر عروہ کو شرمندگی سی ہوئی تو اسے اندر بلا لیا۔ نہیں بھابھی، جب بھائی اٹھ کر جائیں تو پھر میں ناشتہ لے آؤں گی۔ آپ کے لیے میں دودھ اور پھل وغیرہ لے کر آتی ہوں، تھوڑا کھا کر آپ بھی آرام کریں، ابھی ولیمہ تو شام میں ہے، تب تک طبیعت کو بحال کریں۔ وہ خود ہی تیز تیز بولتے ہوئے واپس مڑ گئے تو عروہ نے بے ساختہ گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا اور صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ دودھ اور پھل اسے دینے کے بعد وہ چلی گئی تو اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کھانا کیا خاک تھا، بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ تاہم سوچوں میں ڈوبی وہ کب گھونٹ گھونٹ پیتے دودھ کا گلاس ختم کر گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ شہز کا رویہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا، لیکن تقدیر کا لکھا جان کر وہ اس پر بھی خاموش ہو رہی کہ اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ ایک نظر اس سنگ دل شخص پہ ڈالتے ہوئے جو بے سدھ سو رہا تھا، وہ خود بھی صوفے پہ لیٹ گئی اور کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا۔ پوچھ کر میرا پتہ، وقت رائے گا نہ وقت رائے گا نہ کر، میں تو بن جا رہا ہوں، نہ جانے کدھر جاؤں گا۔ ہر طرف دھند ہے، جگنو ہے نہ چراغ کوئی، کون پہچانے گا بستی میں اگر جاؤں گا۔ زندگی میں بھائی مسافر ہوں تیری کشتی میں، تو جہاں مجھ سے کہے گا میں اتر جاؤں گا۔ پھول رہ جائیں گے گلدانوں میں یادوں کی نظر، میں تو خوشبو ہوں فضاؤں میں بکھر جاؤں گا۔ آج ان کی مسز شیرازی کی طرف دعوت تھی، چند دنوں بعد شہز کی فلائٹ تھی۔ سب کی کوشش یہ تھی کہ جانے سے پہلے ان کی دعوت کر دی، گویا ایک فرض تھا جو ہر کوئی جلد از جلد اس سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ شہز کا رویہ تنہائی میں اتنا سرد سپاٹ اور لیے انداز لیے ہوتا، البتہ اگر وہ سب میں موجود ہوتے تو پھر بالکل نارمل انداز میں اس سے بات کرتا، اور وہ جتنا اس کے رویے پہ الجھتی اتنا ہی کم تھا۔ اس کے سمجھ میں بالکل نہیں آیا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے جس کی سزا اس کے لیے مقرر کی جا رہی ہے۔ وہ اتنے ڈیسنٹ، ہائی ایجوکیٹڈ، ویل سیٹل اور ہائی سوسائٹی میں موو کرنے والے ہیں، بھلا مجھ جیسی لڑکی ان کے معیار پر کس طرح پوری اتر سکتی ہے۔ بے اتنائی اور بیزاری ان کے ہر انداز سے ظاہر ہے، تو کیا زبان سے یہ کہنا ضروری ہے کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہو؟ اس نے دل میں سوچا، کچھ اس قسم کے خیالات سے اس نے خود کو بہلا لیا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ وہ وارڈروب کا پٹ تھامے نہ جانے کن خیالات میں گم تھی جب شہز نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جی میں بس ہونے لگی ہوں، اس نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا اور جو بھی ہینگر سامنے آیا اسے ہی کھینچ لیا۔ باٹل گرین کلر میں جدید تراش خراش کا یہ سوٹ خالصتاً رحمہ کی پسند کا تھا۔ شہز خود تو نہانے گھس گیا جبکہ وہ اس کے سرد رویے سے خائف ہوتی جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ جب وہ نہا کے باہر نکلا وہ تقریباً تیار تھی، ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی وہ کلائی میں کنگن چڑھا رہی تھی۔ شہز کو دیکھ کر اس نے جلدی سے پہلاوا سمیٹا اور نیکلس نکال کر پہننے لگی۔ عجیب مصیبت ہے، نیکلس کا ہک تھا کہ اڑیل ٹٹو کی طرح اڑ گیا، لاک لگ کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جھنجھلائی اور ایک مرتبہ پھر لاک لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہز پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ عروہ کے جھنجھلانے پر وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ عروہ کو آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی۔ نیکلس پر گرفت خود بخود کمزور پڑ گئی، اس کے لمس کے تصور سے ہی وجود میں سنسنی خیز سی لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور بالکل اس کے قریب جھکتے ہوئے ڈریسنگ پر پڑا برش اٹھایا اور نہایت اطمینان سے برش کرنے لگا۔ عروہ کی خوش فہمی پل بھر میں غارت ہو گئی۔ میں اتنی خوش نصیب کہاں؟ وہ خود پر طنزیہ سی ہنسی اور نیکلس سمیت کمرے سے باہر نکل گئی۔ رحمہ، یہ میرے نیکلس کا لاک تو لگا دو، مجھ سے نہیں لگ رہا۔ وہ رحمہ کی تلاش میں کچن میں چلی گئی۔ بس 2 منٹ بھابھی، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں، آپ لاؤنج میں بیٹھیں۔ وہ مینگو کے ٹکڑے جوسر میں ڈالتے ہوئے بولی تو عروہ سر ہلاتے ہوئے باہر لاؤنج میں آ گئی۔ لائیں بھابھی۔ وہ ہاتھ دھو کر لاؤنج میں آ کر عروہ سے مخاطب ہوئی تو عروہ نے فوراً نیکلس اس کی طرف بڑھا دیا۔ جلدی کرو عروہ۔ عین اس وقت شہز بھی اندر داخل ہوا۔ بھائی آ گئی، یہ لے بھائی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، اپنی مسز کے گلے میں نیکلس پہنا دے۔ رحمہ نے اسے دیکھتے ہی شرارت سے کہتے ہوئے نیکلس اس کی طرف بڑھا دیا۔ وائی ناٹ؟ شہز نے بڑی خوش دلی سے نیکلس پکڑا اور عروہ کی گردن میں ڈال کر لاک لگا دیا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا، اس کے پرحدت ہاتھوں کا لمس اس کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دورا گیا۔ ایک لمحے میں اس کی پوری ہستی تہہ و بالا ہو گئی۔ دھڑکنوں کے شور مچاتے سرکس جذبوں کو کچلتے ہوئے وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ چلیں، اس کا یوں پیچھے ہٹنا شہز نے فوراً نوٹ کر لیا۔ اوکے چلو۔ وہ کی رنگ گھماتا ہوا باہر گیا تو وہ عروہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ مسز شیرازی کے گھر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ وہ خود بھی بڑے اچھے طریقے سے ملی تھیں اور ان کی تینوں اولادیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، بہت جولی تھے۔ تینوں انتہائی منہ پھٹ تھے۔ تینوں منہ پھاڑ کر یوں سوال کرتے تھے کہ کئی دفعہ اسے ڈھیر شرم نے آن گھیرا۔ بڑی فضا 20 سال اس سے چھوٹی، شاہانہ 17 سال، جبکہ بیٹا عبداللہ 12 سال کا تھا۔ شہز بھائی، یہ بتائیں آپ کو بھابھی کی کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ کھانے کے بعد مسز شیرازی انہیں گپ شپ لگاتا چھوڑ کے خود باہر نکل گئی تو فضا نے بڑی دلچسپی سے ان کی جوڑی کو دیکھتے ہوئے شہز سے دریافت کیا،
मुझे सारी ही पसंद है। उसने तो गोया मसला ही हल किया। सारी तो पसंद है, लेकिन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? शहाना ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। दाएं हाथ की उंगली होंठ पे रखते हुए सर ऊंचा करके उसने सोचने की एक्टिंग की। स्माइल। बिलाहिर कुछ देर बाद उसने कहा तो वो दोनों चिल्ला उठे, ज़बरदस्त भाई! वाकई भाभी मुस्कुराती हुई कोई शाहकार लगती हैं। उनके कमेंट्स ने और वह को अच्छा खासा कंफ्यूज कर डाला। अच्छा भाभी, अब आपकी बारी है, आप बताएं शहज़ भाई की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मुझे नहीं पता। उसने जुज़बुज़ होकर बात को टालना चाहा, लेकिन वो कहाँ टलने वाली बलाएं थी, उल्टा उसके सर पर ही चढ़ गई। आपको नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं। फिज़ा उसके इनकार को कतई खातर में न लाई। बिल्कुल ये फाउल है, आपको बताना होगा। शहाना ने भी इसरार किया। कुछ बातें राजी रहें तो बेहतर है। उसने मुस्कुराते हुए दोनों बहनों को देखा। अलबत्ता शहज़ को उसकी मुस्कुराहट बहुत इसरार लगी थी। उसने बड़ी गोश खोजती निगाहों से उसके तासुरात जांचे। नो वे! वो दोनों एक ज़बान चिल्ला उठी। आपको बताना होगा, नहीं तो हमारी तरफ से आपका बाइकआउट है। फिज़ा अब धमकी पर उतर आई। अच्छा? वो मदर सी हंसी फिर मध्यम लहजे में बोली। आंखें। शहज़ को हैरत का शदीद झटका लगा। अगरचे वो जानता था इसमें कुछ हकीकत नहीं, क्योंकि उसने कभी भी उर्वा को उसे गौर से देखते हुए नहीं पाया था। उसकी मौजूदगी में वो अक्सर नज़रें झुका के ही रखती थी। देखा भाभी कितनी छुपी रुस्तम निकली, शहाना ने ज़ोर से कहा लगाया, जबकि उर्वा अपने माथे पे आए पसीने को साफ करती शहज़ के सामने बहुत कंफ्यूज हो रही थी। चलें सब लोग एक अच्छा सा पोज बनाए, मुझे तस्वीर लेनी है। अब्दुल्ला हाथ में मोबाइल पकड़े किसी कोने से नमूदार हुआ। ज़रूर, क्यों नहीं? शहाना झट से बोली और वो चारों बड़े सोफे पे बैठ के शहज़ के साथ उर्वा फिर फिज़ा और शहाना थी। भाई इधर करें ज़रा, भाभी को पता तो चले बीवी कौन सी है। इतना गैप कुछ जच नहीं रहा। 12 साल अब्दुल्ला के मुंह से ऐसी बात सुन के उर्वा को अच्छी खासी शर्म महसूस हुई। शहज़ उसकी बात पे हंसते हुए खुद ही उसके करीब हो गया। उसकी इतनी गुर्बत पे उर्वा सुन सी होगी। दिल पर तो पहले ही तैयार न था। उसे लग रहा था वो यहीं पानी बन के पिघल जाएगी। शुक्र था कि अब्दुल्ला ने 2-4 तस्वीर पर ही इत्तफाक किया। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब उनकी वापसी हुई। आज की दावत में तो वो सारा वक्त अपने दिल को ही संभालती रही थी। राहत बेगम और रहमत दोनों ही बहुत अच्छी थी। उर्वा कई सालों बाद जाके माँ के लम से आशना हुई थी। शहज़ को गए हुए हफ्ते से ऊपर हो रहा था। उर्वा सारा दिन खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करती। घर के सारे काम उसने अपने ज़िम्मे ले लिए थे, जिसमें रहमा भी वक्तन फ़वक्तन उसकी मदद करवाती रहती थी। इतना आदी ना बनाओ हमें अपना कि तुम्हारे बगैर रह ही ना सके। उनकी बात सुनकर वो किसी कदर हैरान हुई थी और अंदर ही कहीं दिल भी ज़ोर से धड़का। कहीं शहज़ तो जाते वक्त कोई फैसला नहीं कर गया। उसने धक धक करते हुए दिल के साथ सोचा, शहज़ के पास नहीं जाना पगली, वो तुम्हारे कागजात बनवा रहा है। बस चंद दिनों की बात है, फिर तुम्हें उसके पास जाना है। उन्हें उसकी सादगी पे टूट के प्यार है, तो मैं आपके पास ही रह लूँगी ना। वो मिनमिनाई तो वो मुस्कुरा दी। हमारे पास भी आया करोगी, बल्कि तुम दोनों आया करोगे। अल्लाह तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ाए, खुश व खुर्रम रहो। उनकी दुआओं पे उर्वा की आंखें भर आईं। जहाँ तो मेरे से मोहब्बत का वजूद ही नहीं था, तो बढ़ोतरी कैसी। मैं ज़रा एक नज़र किचन में देखा, बिरयानी दम पर रखी है। वो जल्दी लेकर वो बहाना बनाकर उठ गई। राहत ने बतौर ख़ास उसकी खामोशी को नोट किया। इसी वक्त फ़ोन की बेल ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। दूसरी तरफ शहज़ था। उर्वा के पेपर तैयार हो गए। उन्होंने इस्लाम दुआ के बाद पूछा, ओफ़ो ममा, हो जाएंगे वो भी, आपको इतनी जल्दी क्यों है? दूसरी तरफ यकीनन वो बदमज़ा हुआ। मुझे जल्दी है या तुम ताख़ीर कर रही हो? जब तुम यहाँ थे तब भी मैं तुम्हें कहती तो तुम टाल मटोल कर जाते, और अब तुम्हें गए हुए 4 हफ्ते होने को आए हैं और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे एक ही दफ़ा बता दो। वो गुस्सैले लहजे में तेज़ तेज़ बोलती गई। और वह जो किचन से निकलकर लॉन्च में आ रही थी, राहत की बातें सुनकर वहीं रुक गई। यूं छुप के माँ बेटे की बातें सुनना भी तो कोई ये गैर हिलाकती हरकत, लेकिन किसी नादीदा कुव्वत ने उसके पाँव रोक दी। मामा कुछ टाइम तो लगेगा ना, मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं, उसे घुमाऊं और उर्वा इधर हो। उनके गुस्से में आता देख वो धीमा पड़ गया था। नहीं नहीं, तुम लोगों की शादी हुई है, यही तो दिन है एक दूसरे को समझने के। चलो, तुम्हारा जाना तो ज़रूरी था, लेकिन तुम्हें चाहिए था पहली फुर्सत में उर्वा के पेपर्स तैयार करवाते। मगर मुझे तुम्हारे तेवरों से लग रहा है तुम इसे ले जाना ही नहीं चाहते। कहीं सारा वाला मामला तो शुरू ही नहीं कर लिया तुमने। वो बाकी बेहद गुस्से में थी, इसलिए शहज़ की शामत आई हुई थी। मामा, आप अभी भी मुझे ऐसा समझती हैं? सदमे के बायस उससे बोला ही ना गया। ऐसा ना समझी तो कैसा समझूं? मैंने तुम्हें कभी उर्वा को फ़ोन करते भी नहीं देखा। मुझे तो लगता है तुमने मेरे आगे हार मान के शादी कर ली है, मगर अब तुम्हें ये सब कुछ बोझ लग रहा होगा। वो पहले ही सारा वाले मामले की वजह से शहज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस हो गई थी। शहज़ की इतनी जल्दी शादी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अब भी उसका अरवा से ताल्लुक़ और बेगानगी वाला रवैया उन्हें बहुत खल रहा था। वो इसलिए बेटे की तरफ से बदगुमान हो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, आप खामख्वाह गलत फहमी का शिकार हैं।
यहाँ आते ही मुझ पर काम का लोड बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उर्वा से अभी तक तफसील से बात नहीं हो सकी। वैसे मैं वक्तन फ़वक्तन उसे फ़ोन करता रहता हूँ और मैं बहुत जल्द उसके पेपर्स तैयार करवा के भेज रहा हूँ। अभी हमारी शादी को अरसा भी कितना हुआ है। उर्वा का मेरे बगैर उदास होना बिल्कुल फितरी अमर है। अब खाम खा के मैं वहम मत पाले। मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानता हूँ। उसने बड़े तहम्मुल से बात को संभाला। जानता था मामा इस वक्त गुस्से में है और प्यार मोहब्बत से ही उन्हें आराम किया जा सकता है, वरना बनती बात भी बिगड़ जाती। फिर भी बेटा तुम ख्याल रखा करो, मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन बीवी पर तो ज़रूर तवज्जो दो। उसकी बातों का असर था कि वो नरम पड़ गई। जी बिल्कुल, आइंदा एहतियात करूंगा। अब कहाँ है उर्वा? नाचारों से चुप पूछना पड़ा। मुबादा मामा दोबारा ना क्लास ले डालें, वरना उसका कतई इरादा नहीं था उर्वा से बात करने का। मैं बुलाती हूँ उर्वा। उन्होंने आवाज़ दी तो वो खुद को संभालती यूँ कब से निकली, गोया कुछ सुना ही ना हो और अभी किचन से निकली हो। ये लो शहज़ का फ़ोन है, तुम्हें पूछ रहा है। उन्होंने सैलू से पकड़ाया तो खुद बाहर निकल गई। तुम खुद नहीं कह सकती मामा से कि तुम्हें यहाँ नहीं आना? वो छूटते ही धारा। जी जी मैंने तो कहा था, मगर मामा नहीं मानी। वो उसकी धार पर सहम के बोली, तो तुम मना नहीं सकती थी, या तुम्हें खुद शौक चढ़ा हुआ है दुनिया घूमने का? वह अब अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आंसू पीते हुए वो मुश्किल बोली तो एक लहजा के लिए खामोश हो गया। हाँ तुम क्यों चाहोगी? वो अजीब से लहजे में गोया हुआ तो उर्वा ठटकी। खैर मैं पेपर तैयार करवाता हूँ, तुम तैयारी रखना। वो फ़ोन ऑफ कर चुका था, जबकि उर्वा उसके अजीबोगरीब रवैये पे अंदर ही अंदर उलझती अपने बेडरूम की तरफ भड़की। आप इतने बेजार क्यों रहते हैं मुझसे? क्या जुर्म सरजद हुआ मुझसे? इन खूबसूरत आंखों में मेरे लिए इतनी खफगी क्यों रहती है? वो बेड के साइड कॉर्नर पर रखी उसकी फ्रेम शुदा तस्वीर से मुखातिब थी। गहरी ब्राउन शहद रंग सहर आंखें, जिन्होंने पहली ही नज़र में उसे शिकार कर लिया था। शायद ये उनके माबेन रिश्ते का तकाजा था, या वो वाकई पहली नज़र के इश्क का शिकार हो गई थी। अरवा को तस्वीर में भी उसकी आंखों में खफगी के तासरात नजर आए थे। मुझसे मिलते हैं तो मिलते हैं चुरा के आंखें, फिर वो किसके लिए रखते हैं सजा के आंखें। मैं उन्हें देखता रहता हूँ जहाँ तक देखूँ। एक वो है कि जो देखे ना उठाकर आंखें। उस जगह आज भी बैठा हूँ अकेला यारो, जिस जगह छोड़ गए थे वो मिलाकर आंखें। मुझसे नज़रें वो अक्सर चुरा लेता है फराज, मैंने कागज़ पर भी देखी हैं बनाकर आंखें। उसकी तस्वीर को हाथों में थाम कर वो फूट फूट कर रोती थी। ये सारी बातें वो तस्वीर में ही तो उससे कर सकती थी, या उसकी बेजान तस्वीर से, मगर उसके सामने वो अपने हक में एक लफ्ज़ तक नहीं बोल सकती थी। कि उसने अपने हक में बोलना सीखा ही कब था? उसकी तो किस्मत ही ऐसी थी कि वो अपने हकूक़ हमेशा गिरवी रखती आई थी। ज़िंदगी से जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी दम तोड़ती नज़र आ रही थी। भांत भांत की बोलियां, भांत भांत के लोग, एक दूसरे से बेनियाज लापरवाह बेहिस और खुदगर्ज। वो बुखलाहट का शिकार हुई थी। अपना सूटकेस धकेलती एयरपोर्ट के अहाते से बाहर निकली। बेशुमार अजनबी चेहरों में से एक अपना और आशना चेहरा नजर आ ही गया। ब्लैक जीन्स पे लाइट ग्रे प्लेन शर्ट पहने, अपनी तमाम तरफ मर्दाना वजाहत समेत वो अंदर से निकलने वाले लोगों को चेहरे को ही खोज रहा था। उसकी तलाश में बेख्तियाराना तशक्राना सांस खारिज करती वो इसकी सिमत भरी। वो भी उसे देख चुका था। अस्सलामुअलैकुम, वो उसके करीब जाके बोली। वालेकुम अस्सलाम, वो इस पर एक तफसीली निगाह डालता हुआ बोला। सफ़र ठीक कर रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसके हाथ से सूटकेस लेते हुए वो बड़े नॉर्मल अंदाज में रस्मी कलामात अदा कर रहा था। उन्हें देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो दोनों के दरमियान कोई गहरा ताल्लुक है। ऐसी रस्मी सी बातें तो अजनबी भी एक दूसरे से कर लेते हैं। वो तो मियाँ बीवी थे और नए नए इस रिश्ते में बंधे थे। शादी के इब्तिदाई दिन तो हर किसी के रंगों से मज़यन खुशबुओं से लबरेज पुरकैफ गुजरते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी एक चीज़ का भी तसव्वुर नहीं था। जी कोई मसला नहीं हुआ। वो सर झुकाए उसके साथ साथ चलने लगी। घर में सब ठीक थे। वो अब डिग्गी का दरवाज़ा खोल के सूटकेस इसमें मुंतकिल कर रहा था। जी मम्मी आपको बहुत दुआएं कह रही थी, और रहमा भी, उसने कहा तो उसने सर हिला दिया। फ्रेंड और उसके लिए वाक करते हुए वो खुद घूम कर ड्राइविंग सीट पर आन बैठा। बड़ा शौक था तुम्हें यहाँ आने का, अब पूरा करती रहना अपने शौक को। गाड़ी को रिवर्स करते फर्स्ट गियर में डालते हुए वो इस पर एक नज़र डालकर इस्तेज़ाइया बोला तो अरवा लब कुचलने लगी। शौक जैसी अय्याशी पालने के मुर्तकिब हमसे बदनसीब कहाँ हो सकते हैं शहज़ उस्मान साहब। हमें तो बस ज़िंदगी गुजार रही है, किसी नहज पर ही सही गुजर ही जाएगी एक दिन। उसके दिल पर यासियत के गहरे साए उतरने लगे। कोई भी जवाब देने के बजाय वो खिड़की से बाहर देखने लगी। कितनी दुआएं मांगी थी उसने यहाँ आने से कबल। काश कि वो भी ज़िंदगी को गुजार सकती। काश शहज़ का दिल उसकी तरफ माइल हो जाता। वो भी खुशबू तितली रंग फूलों से एहसासात का मज़ा चख सकती। अपने गुनाहों की इसने रो रो कर माफ़ी मांगी थी और अपनी मिजाजी खुदा की मोहब्बत भी, मगर लगता था अभी उसकी दुआएं कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुँची। मुझे ज़रूरी काम है ऑफिस में, मैं जा रहा हूँ। तुम डोर लॉक करके आराम कर लो, मैं शाम तक आ जाऊँगा। कुछ खाना हो तो किचन में हर चीज़ मौजूद है। उसे घर तक पहुँचाते ही शायद उसका फ़र्ज़ ख़त्म हो गया था। इंतहाई उजरत में कहते वो बहुत जल्दी में लग रहा था। जी उसने बदिक्कत तमाम कहा तो वो
انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ عروہ صوفے پہ بیٹھ سی گئی۔ اپنی کمائیگی کا احساس بہت شدت سے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس گھر اور اس کی ہر چیز سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ کیا کرنا تھا ایسی چیزوں کا جب اس کا شوہر ہی اس کا اپنا نہیں تھا۔ ہر زندگی نے ہر لحاظ سے اسے دھوکہ ہی کیا تھا۔ قدم قدم پر اذیت ہی ملی تھی۔ کبھی تو وہ خندہ پیشانی سے سہ جاتی اور کبھی بری طرح ٹوٹ کے بکھر جاتی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کے سیدھی ہوئی۔ شاید کچھ بھول گئے ہوں گے اسی لیے واپس آئے ہیں۔ شہز جاتے ہوئے باہر سے ڈور لاک کر کے گیا تھا، اس لیے اس نے اندر سے لاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ لاؤنج ٹائپ ہال میں ہی بیٹھی تھی جہاں شہز اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک قطعی شخص انجان شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ شہز کی جگہ کسی اور کو دیکھ کر اس کے حواس بری طرح مختل ہوئے۔ لازماً اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی جو وہ اندر داخل ہوا۔ آپ نوارد بھی اسے دیکھ کر بری طرح چونکا۔ کون ہو تم؟ تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نوارد نے کڑے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ عروہ کو تو سانس تک رک گیا۔ میں عروہ ہوں، شہز کی مسز۔ میں بمشکل تھوک نکل کر اس نے حلق سے چند الفاظ نکالے، ورنہ تو یوں لگ رہا تھا کہ ابھی پاؤں اس کا وزن اٹھانے سے انکاری ہو جائیں گے اور وہ درہم سے زمین پہ آ رہے گی۔ شہز کی مسز۔ وہ ایک مرتبہ پھر بری طرح چونکا اور اگلے ہی لمحے خود پر قابو پا چکا تھا۔ بھابھی آپ کب آئیں؟ میں عالیان ہوں، شہز کا دوست۔ میرے پاس ڈپلیکیٹ ہے اس لیے آ گیا۔ اگر علم ہوتا کہ آپ موجود ہیں تو کبھی بھی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہ کرتا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایک ضروری فائل لینا ہے اس لیے آیا تھا۔ وہ واقعی کوئی شریف اور سلجھا ہوا شخص تھا جو اس سے ملک میں رہتے ہوئے بھی اخلاقی تقاضوں سے واقف تھا۔ وہ بڑے شرمسار سے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ جی کوئی بات نہیں۔ اس کو بھی قدرے اطمینان ہوا۔ کب آئیں آپ؟ اور بیٹھیے پلیز، اسے کہتے ہوئے وہ خود بھی اس سے قدرے فاصلے والے سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں آج ہی، قدر جزبز ہو کر اس نے بتایا۔ آج ہی؟ شہز کہاں ہے؟ ڈور تو لاک تھا۔ وہ نافہم نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آفس گئے ہیں، کہہ رہے تھے کوئی ضروری کام ہے۔ نظریں چرا کر کہتے ہوئے وہ اپنے ناخن دیکھنے لگی تو عالیان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں اور آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی مسز کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں اور شہز کی بھی ذرا کلاس لیتا ہوں۔ آپ خود کو تنہا مت سمجھے، عالیان آپ کے لیے بہت اچھا بھائی ثابت ہوگا۔ وہ بہت اپنائی سے کہہ رہا تھا۔ عروہ نے سر ہلا کر اس رشتے کو قبول کیا۔ آپ گھبرائیے مت، میں ابھی نادیہ کو آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں۔ وہ اسے تسلی دے کر باہر نکل گیا تو وہ کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز میں دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ نادیہ کی آئی تھی، ان کے فلیٹ میں گویا بہار آ گئی۔ ان کا ایک گول مٹول سا بچہ بھی تھا جو پورے فلیٹ میں بھاگا دورہ پھر رہا تھا۔ نادیہ خود بھی مسلسل بول کر فلیٹ کی خاموشی کو ختم کر رہی تھی۔ عالی نے خوب خبر لی ہے شہز بھائی کی، بس وہ ابھی آنے والے ہوں گے، لیکن تمہیں ان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کرنی چاہیے نا۔ چلو اٹھو، مجھے اپنے کپڑے دکھاؤ، میں تمہیں جلدی سے تیار کر دوں۔ اس کی بات پر عروہ گھڑبڑا گئی۔ لیکن مجھے اتنا بننا سورنا اچھا نہیں لگتا، اس نے فضول سی دلیل پیش کی۔ شہز کے مزاج سے خوب واقف تھی، اس نے تو ایک نگاہ غلط بھی نہ ڈالنا تھی، تو پھر کیا فائدہ ایسے بناؤ سنگھار کا۔ نہیں لگتا تو پھر کیا ہوا؟ ارے آج پہلا دن ہے تمہارا، ہم تو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ کہاں اس کی سننے والی تھی، ویسے بھی وہ خاصی باتونی سی لڑکی تھی۔ پھر خود ہی اس نے عروہ کے لیے میرون اور گولڈن نفیس سی کڑھائی والا سوٹ نکالا، پریس کیا اور عروہ کے نانا کرنے کے باوجود اسے اچھا سا خط تیار کر دیا۔ ازراہ مروت عروہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ پہچان لے شیز بھائی، کون ہے یہ؟ عالیان اور شہز بھائی کون ہے یہ؟ عالیان اور شہز گھر میں داخل ہوئے تو نادیہ نے بڑے سرپرائزنگ انداز میں عروہ کو آگے کیا۔ شہز نے نگاہیں اٹھائی اور ایک لمحے کے لیے محبوط ہو گیا۔ وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، کسی مغلیہ دور کی شہزادی۔ اس کی ولہانہ پرحدت نگاہوں نے عروہ کو اچھا خاصا کنفیوز کر ڈالا۔ حیا کی آمیزش نے اس کے حسن کو دو آشتہ کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے علی ہم چلتے ہیں۔ نادیہ اپنے شوہر سے زیادہ بولڈ تھی۔ ابھی بھی شہز کی آنکھوں کے رنگ بدلتے دیکھ کر اس نے شرارت سے کہا تو وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ بیٹھیں۔ اپنی خیفت مٹاتا وہ دابے میزبانی نبھانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے عروہ کو دیکھ کر اس کے دل نے جو تقاضا کیا تھا وہ اسے بھی بوکھلا کر رکھ گیا تھا، اسی لیے نظروں کو بچاتا وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھئی آج کے اسپیشل گیسٹ تو آپ دونوں ہیں، آپ ادھر تشریف رکھیں، آج میزبانی کا شرف ہمیں بخشیں۔ نادیہ نے عروہ کو سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ بالکل یار، نادی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ علی نے بھی اس کی تائید کی تو وہ کندھے اچکاتا عروہ کے برابر آن بیٹھا۔ اوکے نو پرابلم، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، کرو ہماری خدمتیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا بڑے ریلیکس انداز میں بولا۔ عروہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ بھابھی آپ بھی تو کوئی بات کریں نا، آج کا دن تو بڑا خوشگوار دن ہے ہمارے لیے، ورنہ ہمیں اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں کب موقع ملتا ہے ایسے وقت گزارنے کا۔ علی اس کی خاموشی کو بہت محسوس کر رہا تھا، اس لیے کہیں بھی نہ رہ سکا۔ آپ باتیں کریں، مجھے سننا اچھا لگ رہا ہے، وہ ملائم لہجے میں بولی۔ زندگی سے بھرپور ہنستا مسکراتا قبل اسے واقعی بہت اچھا لگا تھا۔ خوش قسمت تو ہو یار، ایسی بیوی ملی ہے جو بولتی کم ہے اور سنتی زیادہ ہے۔ ایک ہماری بیگم ہے، سارا دن کان کھائے رکھتے ہیں، اس کی زبان تو اپنی برات والے دن بھی فراٹے بھر رہی تھی۔
आली ने एक हसरत भरी ठंडी आह भरी और अफसोस भरी नज़रों से अपनी जोजा को देखा, गोया कह रहा हो कोई सबक तुम भी सीख लो। डोंट वरी शहज़ भाई, मैं उर्वा को भी अपने जैसा कर लूँगी। आली की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाते हुए वो बेनियाजी से बोली तो आली सर पकड़ के रह गया, जबकि शहज़ का बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ था। उर्वा भी मुस्कुराने लगी। आली खाने पीने की अशिया बाजार से ले आया था। वो दोनों मियाँ बीवी अब किचन में घुसे खटर फटर कर रहे थे। शहज़ बड़े रिलैक्स मूड में बैठा था, जबकि उर्वा अंदर ही अंदर अच्छा खासा घबराई हुई थी। वो उसके पहलू में विराजमान था। उसके मलबूस से उठती कीमती परफ्यूम की खुशबू उर्वा को अपने हिसार में ले रही थी। दफातन शहज़ ने उसकी गोद में धरे मोमी हाथ को नरमी से पकड़ा था। उर्वा साकित रह गई। दूसरा बाजू उसके कंधे पर फैलाते हुए उसने दरमियानी फासला कम किया तो उर्वा के तो पूरे जिस्म में बड़की लहरें दौड़ने लगी। शहज़ की खुशबू उसके चारों ओर चकराने लगी। दिल अलग अलग पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को बेताब व बेचैन था। उसकी इतनी गुर्बत में उसे ठंडे पसीने आने लगे। आली जल्दी करो, ये प्लेटें डाइनिंग टेबल पे लगाओ। नादिया की तेज़ आवाज़ ने माहौल पे छाए सहर को तोड़ा था। शहज़ भी गोया इस शहर से निकल आया था, जबकि उर्वा का दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा था। बारे हया से पलके भी अभी तक लर्ज रही थी। खाना लग चुका था। इन सब के बेहद इसरार पर भी उसने सिर्फ चंद लुक़्मे लेने पे इत्तफाक किया। नादिया और अली ने आज के दिन को यादगार बना दिया था। अब आप लोगों की दावत है हमारी तरफ। अहज़म उठ चुका था और इसने उठते ही काफ़ी शोर मचा दिया, इसलिए वो दोनों वापसी के लिए पर तोड़ने लगे। नादिया ने जल्दी जल्दी में भी सारा फिलावर समेट लिया था। जाते वक्त अली ने उनसे कहा था, क्यों नहीं, जब कहोगे मैं और इरवा आन धमकेंगे। इन दोनों ने उसकी खातिर आज अपना वक्त निकाला था और आज का दिन उसके लिए वक्त फट दिया था, तो उनका भी हक बनता था कि वो भी जवाबन खुश दिली से उनसे पेश है। उनके जाते ही फ्लैट में एक मरतबा फिर सन्नाटा बोलने लगा। शहज़ अंदर दाखिल हुआ तो वो सामने बैठी उंगलियां चढ़ा रही थी। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा, कंधों से पकड़कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। अंगश्त शहादत को उसकी थोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। बेतहाशा पजल होती वो निगाहें झुकाए हुए थी। तुम औरतों के अंदर कनायत क्यों नहीं होती? बड़ा चुपता हुआ सवाल था। उर्वा को हैरत का झटका लगा। बेहद हैरानी से पलके उठा के उसने शहज़ को देखा, जो उसके बेहद करीब खड़ा उसे ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे अजीब सर्द किस्म के तासुरात थे। तुमने मेरी खुशियाँ बर्बाद की हैं, अब सारी उम्र खुशी को तरसोगी। उसका सर्द बर्फीला लहजा उर्वा की रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट दोहरा गया। वो पूरी जान से काम की। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? पहली दफ़ा वो उसके सामने लब खोल गई। जय खूब, ये भी मैं बताऊं, इतनी भोली तो नहीं हूँ। उर्वा बेगम आंखें सुकेर कर उसे देखते हुए वह इस्तेहज़ाइया बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? अपनी अदाओं से तुम मुझे असीर कर लोगी? उस पर निगाहें गाड़ कर उसने कटीले लहजे में दरियाफ्त किया तो वो बेसाख्ता लब कुचलने लगी। आइंदा अगर इस किस्म की ओछी हरकतें करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम जैसी लड़कियों से इम्प्रेस होने वाला नहीं, समझी तुम? वो गर्राया। अरवा सहम गई। लहजा अपनी औकात में रहा करो, धार से कहते हुए उसने उसे एक झटका दिया तो वो पीछे सोफे पर आन गिरी, जबकि खुद वो धप धप करता अंदर कमरे की तरफ भड़ गया और एक ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। वो इस शख्स से मोहब्बत करती है जिसके सीने में दिल नामी कोई चीज़ ही नहीं। वो चेहरा हाथों में छुपा कर रो पड़ी कि और वो कर भी क्या सकती थी। हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है? भला बेफैज़ लोगों से मोहब्बत कौन करता है? भला जिस तजारत में खसारा ही खसारा हो, बिना सोचे खसारे की तजारत कौन करता है? हमें ही गलत फहमी थी किसी के वास्ते, वरना ज़माने के रिवाजों से बगावत कौन करता है? खुदा ने सब्र करने की मुझे तौफीक बख्शी है, अगर जी भर के तड़पो तो शिकायत कौन करता है? किसी के दिल के ज़ख्मों पे मरहम रखना ज़रूरी है वसीह, इस दौर में ये ज़हमत कौन करता है? ज़्यादा ना सही, थोड़ा तो वो इस माहौल में एडजस्ट हो ही गई थी और उसने करना भी क्या था। शहर सुबह के गया, कभी शाम को तो कभी रात को लौटता। वो सारा दिन घर में बुलाई बुलाई फिरती, काम था ही कितना। इसे तो वैसे भी सारा दिन कोल्लू के बैल की तरह काम करने की आदत थी। अब यहाँ तो 1-2 घंटे में ही फारिग हो जाती। कभी कभार नादिया वगैरह आ जाती तो वो दिन खुशगवार गुजर जाता, वरना वही बोर तरीन दिन। चीज़ घर में होता तो भी कौन सा कोई तब्दीली आ जाती थी। तब भी वो कमरे में बंद, कभी कंप्यूटर पे बैठ जाता, कभी फाइलों में सर घुसा लेता, लेकिन फिर भी दिल को ढारस तो रहती थी ना कि वो घर पे है। कई दफ़ा उर्वा का दिल चाहा कि वो उससे पूछे कि आप मुझसे इतने बेजार क्यों रहते हैं, लेकिन फिर उसका इस दिन का रवैया याद आता तो वो सहम कर रह जाती। वैसे वो दूसरों के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे ये तक भूल गया था कि अपने हक में आवाज़ कैसे और क्यों कर उठाई जाती है। अपने खुदा को राजदार बनाए वो अभी भी अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद तक खुद को आजमा लेना चाहती थी। आज शहज़ ऑफिस से जल्दी आ गया, लेकिन साथ ही फाइलों का अंबार भी उठा लिया। आते ही वो अपने कमरे में बंद हो गया। उर्वा ने खाना भी उसे वहीं दिया था। वो अक्सर यूं ही करती थी, उसे खाना देकर खुद वहीं बैठ जाती। जब वो खाना खा चुकता तो वो बर्तन उठा के ले जाती
اور کافی بنا لیتی۔ شہز کے کمرے سے متصل ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم کا ٹائپ کمرہ تھا، اس نے وہیں اپنا بستر لگا لیا تھا، اگرچہ اور بھی کمرے تھے۔ شہز نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ کسی اور کمرے میں سو جایا کرے، لیکن اس نے بڑے جھجکتے ہوئے وجہ بیان کی، مجھے دوسرے کمرے میں ڈر لگتا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی بات پر خاموش ہو کے رہ گیا۔ ایک طرف لیپ ٹاپ اور دوسری طرف فائلیں پھیلائے کام مگن وہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہا تھا۔ عروہ سامنے صوفے پہ بیٹھی دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دفعتاً شہز نے نگاہ اٹھائے اور اسے یوں گیان و دھیان سے اپنی جانب دیکھتا پا کر ٹھٹکا۔ عروہ نے ہڑبڑا کر نگاہیں نیچے کی۔ جاؤ آرام کرو، تمہیں نیند آ رہی ہے، اسے کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مگن ہو گیا، جبکہ وہ سنی انسنی کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ کیا کرتی؟ وہ سارا دن اکیلی رہ کے کسی سے بات کرنے کو ترس جاتی تھی۔ وہ کٹھوراتا بھی تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ عروہ اگرچہ اسے مخاطب کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی، لیکن یوں سامنے سے دیکھتی رہتی کہ چلو کچھ تشنگی تو کم ہوتی تھی۔ آفس میں کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا، اس کے لیے آگے ترقی کا چانسز تھے، لہٰذا وہ اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے چکروں میں اس نے رات دن ایک کیا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ آف کر کے اس نے سائڈ پر رکھا تو اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی۔ عروہ سامنے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ آج غالباً وہ نہائی تھی، جبھی بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، جس میں سے اس کی دمکتی رنگت لشکاریں مار رہی تھی۔ دوپٹہ سرک سرک کے صوفے پہ آ رہا تھا، جس سے اس کا دلکش سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ شہز پہلی دفعہ اس کو یوں بے ترتیب حلیے میں دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ گھر میں بھی عموماً دوپٹہ اچھے طریقے سے اوڑھے رکھتی تھی، یوں جیسے وہ اس کا نامحرم ہو۔ عروہ، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر لگتا تھا وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ عروہ، اس نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ ذرا سا کسمسائی۔ شہز کے لیے اپنی نگاہ بچانا مشکل ہو گیا۔ اٹھو، چلو اپنے کمرے میں چل کر لیٹو۔ اب کی دفعہ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن دماغ ابھی تک نیند سے بیدار نہیں ہوا تھا۔ خمار آلود سوتی جاگتی نیم آنکھوں سے اس نے شہز کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا مصیبت ہے؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہوا تو وہ جھنجھلاہٹ میں اسے ہی جھنجھوڑ گیا۔ عروہ کی حسیات بیدار ہوئی تو ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ میں یہاں اپنی حلیے پہ نادم ہوتی ووٹ کھڑی ہوئی۔ فکر نہ کرو، محفوظ ہو، میں ایاز کی طرح نفس کا غلام نہیں۔ وہ زہر الفاظ تھے کہ سنسناتے ہوئے تیر جو سیدھے اس کے دل میں پیوست ہوئے۔ وہ بت کی مانند ساکت ہو گئی۔ جاؤ، سو جاؤ جا کر، تحقم آمیز لہجے میں بولتا وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک ساکت و جامد اپنی جگہ سنسی کھڑی تھی۔ جاؤ، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے اپنی جگہ منجمد دیکھ کر وہ دھارا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اپنے بستر پہ گر کے وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، روتے روتے ماضی کی بھول بھلیوں میں گم، وہ نہ جانے کس لمحے نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ کہا تھا نا مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ایک دفعہ پھر وہیں آ گئی تھی جہاں سے چلی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنے سٹور نما کمرے میں وہ اپنے بسیدہ اور خستہ حال سے بیڈ پہ بیٹھی۔ جب ایاز اندر داخل ہوا، اس کے رونے میں شدت مزید اضافہ ہوا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کیوں روتی ہوں؟ میں ہوں نا۔ اسے خود سے بے نیاز دیکھ کر ایاز موقع غنیمت جان کر اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ خود حال سے بے حال ہو رہی تھی، ایاز کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکی۔ چلو اچھا ہوا اس کمینے شخص سے جان چھوٹ گئی۔ دیکھ لو، میں ابھی تک تمہارے انتظار میں بیٹھا تمہیں پانے کو ترس رہا ہوں، بس اب ہر دوریاں ختم کر دو۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اس نے اسے ساتھ لگا لیا۔ عروہ ایک دم ہی جیسے ہوش میں آئی، کرنٹ کھا کے اس نے اسے دور ہونا چاہا، لیکن اس کا حلقہ مضبوط تھا۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو چھڑا نہیں پائی اور اس کے مضبوط حصار میں کسمسا کے رہ گئی۔ چھوڑے مجھے ایاز بھائی، اسے پرے دھکیلتے وہ حلق کے بل پوری قوت سے چلائی۔ شدت گریہ اور غم و غصے کے باعث اس کی آواز پھٹ سی رہی تھی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وہ بھی شرافت کا چولا اتارتا طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، اب تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی دوسری آپشن بھی نہیں ہے مائی سویٹ ہارٹ۔ ویسے بھی ابھی مجھے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ بھی تو لینا ہے تم سے۔ میرے اندر جو آگ تم نے لگائی ہے اسے تم ہی بجھاؤ گی، اور اب میں مزید خود پر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا۔ میری نرمی نے ہی تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ عروہ کے جسم میں سے تو گویا کسی نے جان ہی نکال دی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ اپنے مکروہ ارادوں سمیت وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے شیطانی عزائم کو پورا کرتا، دھار سے دروازہ کھلا اور کسی نے ایاز کی پیٹھ پر بری قوت سے خنجر گھونپا۔ خون کی ایک فوارہ سا ابل پڑا۔ وہ زوردار چیخ مار کے اٹھ بیٹھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ قطعاً اپنے حواس میں نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی چیخ سن کر شہز ہڑبڑا کر درمیانی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ لائٹ آن کر کے وہ اس کے بیڈ کی سمت بھرا، جو بدحواسی کے عالم میں سہمی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس نے بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دریافت کیا، لیکن اگلے ہی لمحے بوکھلا گیا، کیونکہ وہ سودھی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کا تیز تیز چلتا تنفس بتا رہا تھا وہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہے۔ مجھے اس سے بچائیں۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا۔
शहस ने खुद से क्यास लगाया। टेक इट इजी, कुछ नहीं होगा, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, कोई नहीं आएगा, सो जाओ आराम से। उसने आहिस्तगी से उसे थपथपाते हुए तसल्ली दी। आप जाएंगे तो नहीं? उससे अलग होकर उसने डरते डरते पूछा। आंखों में बेयकीनी से बेयकीनी थी। नहीं, मैं इधर ही हूँ, तुम सो जाओ, नरमी और आहिस्तगी से कहकर उसे बेड पर लेटाते हुए वो इस वक्त कहीं से भी बेरहम और जालिम शोहर नहीं लग रहा था। वो उसका हाथ पकड़े पकड़े दोबारा सो गई। शहस ने बेसाख्ता लंबी सांस खींची। पता नहीं ये आजमाइश कब तक है। उसकी लंबी पलकों को देखते हुए उसने सोचा था। उर्वा, ममा का फ़ोन है, तुम्हें बुला रही हैं। वह कपड़े प्रेस कर रही थी जब बेडरूम से शहस ने पुकारा। वो प्लग ऑफ करती अंदर की तरफ भर गई। जी ममा, कैसी हैं आप? वो बड़े खुशगवार लहजे में बोली। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उनके लहजे में महसूस की जाने वाली ममता थी। आपकी दुआएं हैं ममा। रहमा कैसी है? एक मामा ही तो थी जिनके रवैये में कहीं खोट नहीं थी। वो इनसे बात करने के बाद हमेशा ही खुद को फ्रेश महसूस करती। रहमा भी ठीक है, तुम लोगों को बहुत याद करती है। कब आ रहे हो तुम लोग? वो जब भी फ़ोन करती ये बात पूछना ना भूलती। बहुत जल्द आएंगे मम्मा, इंशाल्लाह। उसने हमेशा की तरह उन्हें बहलाया कि सवाल का जवाब तो वो खुद नहीं जानती थी। रहमा का बड़ी अच्छी जगह से प्रपोजल आया है। उसके चाचू ने खूब छानबीन करके हाँ कह दी है। मैं शहर से कह रही थी अब तुम भी यहाँ से वाइंड अप करो और वापस आ जाओ। रहमा के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ज़िंदगी पता नहीं कब तक है। अब मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ अपने घर में। बस करो बेटा, आ जाओ अब। उनके लहजे में महसूस की जाने वाली थकन थी। उर्वा ने खुद को पताल किया था, गहराइयों में गिरता महसूस किया, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से अब तक उनका बेटा उनसे दूर था। पहले जब एक दफ़ा उसने शहर से वापसी के हवाले से बात की तो उसने बड़ी बेदर्दी से कहा, जब तक तुम हो मैं वापस नहीं जा सकता। सबके सामने मुझसे फजूल की एक्टिंग नहीं होती। और वह गोया अपनी जगह पे घर सी गई। उसके बाद कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई इस टॉपिक पर बात करने की। जी ममा, मैं शहर से बात करती हूँ, अब परेशान मत हो। वो मुश्किल खुद को कंपोज करती वो कह पाई थी। मैंने पिछली दफ़ा भी तुमसे कहा था कि किसी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवाओ। साल होने को आया है तुम्हारी शादी को। शहज़ को कहूँ तो वो भी टाल जाता है। आजकल के लड़कों को कहाँ इतनी परवाह होती है। लेकिन बेटा, बच्चों से ही औरत की कदर बढ़ती है, तुम खुद तो बचा दो। वो हर बार की तरह उसे समझाना नहीं भूली। उर्वा शहज़ की मौजूदगी में गड़बड़ा गई। शहज़ को फ़ोन दो ज़रा, मैं उससे पूछती हूँ। उन्होंने खुद ही उसकी मुश्किल हल कर दी। तो उसने जान बची तो 100 लाखों पाई के मस्ताक फ़ौरन रिसीवर शहज़ की तरफ बढ़ाया। मुझे क्या पता हो ऐसी बातों का, अपनी बहू से पूछिए। उनकी किसी बात पर वो झुंझला के बोला, जी अच्छा ठीक है। उनकी तवील डांट सुनने के बाद उसने अपनी बेजारियत को छुपाते हुए वो मुश्किल कहा और नहायत ऑफ मूड के साथ रिसीवर क्रेडल पर पटखा था। तुम मेरे सर पर क्यों सवार हो? पहले अजाब क्या कम है जो तुम हर रोज़ मेरे लिए नए से नया मसला क्रिएट करती रहती हो। वो पहले ही तपा बैठा था। गुस्से में उसी पर उलट पड़ा। वो जो कुछ कहने के लिए लब खोलने ही वाली थी, उसके गुस्से के पेश नज़र होंठ काटती फ़ौरन बाहर निकल गई। वो खुद तो तैश में बगैर नाश्ता किए तनफन करता यूं ही ऑफिस चला गया, जबकि वो सारा दिन बोझल दिल्ली अफसरदा सी बैठी रही। वो खुद को सबका मुजरिम तस्वर कर रही थी। क्या है मेरी ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों के लिए आजमाइश और अजियत का सबब बनना। खाली खाली नज़रों से दीवारों को देखते हुए वो यूं ही सारा दिन उल्टी सीधी सोचों में घिरी रही। आज शहज़ की वापसी कदर लेट हुई। वो सारा दिन परेशान होती रहती, क्योंकि सुबह भी वो नाश्ते के बगैर निकल गया था। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो बेसाख्ता शुक्र का कलमा पढ़ती बाहर निकली। शुक्र है आप आ गए, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। उसे देखकर वो कहे बिना न रह सकी। जवाबन वो कुछ भी कहे बगैर एक तनतनाती निगाह उस पर डालकर आगे भर गया। वो अंदर ही अंदर खाइफ होती किचन में आ गई। उसके फ्रेश होने का इंतजार किया, फिर खाना ट्रे में निकाल कर बेडरूम की तरफ भर गई। वो हंसबे तो आगे अपनी इतराफ़ फाइलें बिखेरे दूसरी तरफ लैपटॉप खोले मशगूल था। ये खाना ले लें। अरवा ने दरमियान में जगह बनाकर ट्रे रखी और खुद खामोशी से अपनी जगह पर आके बैठ गई। उसने शायद वाकई सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि आज उसका ध्यान खाने की तरफ ज़्यादा और काम की तरफ कम था। उर्वा, इधर आओ। ट्रे एक साइड पर खिसकाते हुए उसने उसे पुकारा तो वो चौंक गई, क्योंकि आज पहली दफ़ा उसने यूं पुकारा था। उर्वा को उसके चेहरे के तासुरात भी अजीबोगरीब से लगे। वो झिझकती हुई उसके करीब आ गई। बैठो, वो तहक्कुम में इस लहजे में बोला तो उसने कदरे फासला रखते हुए बैठ गई। दिल अलबत्ता किसी अनहोनी के पेश नज़र तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वो कुछ देर जांचती नज़रों से उसे देखता रहा, फिर बड़े ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, मुझसे क्या चाहती हो तुम? उसके अजीबोगरीब सवाल पे उसने समझ में ना आने वाली हैरान नज़रों से उसकी जानिब देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस तरह तन्हाई में मेरे साथ वक्त गुजार के मुझे कमज़ोर कर दोगी और मैं किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा? तुम्हारी नज़र में हर मर्द अयाज और हर लड़की उर्वा की तरह है। उसकी ज़बान अल्फाज नहीं अंगारे बरसा रही थी और उर्वा को यूं लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर ला पड़ा। दिस इज़ टू मच, इनफ इज़ इनफ। अपने हवास को वो मुश्किल काबू करती वो खड़ी हुई। इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके सर रखा गया था। शहज़ की बातों ने उसे खुद से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। आज उसकी बर्दाश्त की हदें कम हो गई। अपनी ज़ात के गुरूर के अलावा उसके पास और था ही क्या, और आज वो भी उसे छीन गया।
शहज़ की सोच इस हद तक पस्त हो सकती है उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आज उर्वा हार गई शहज़ उस्मान, खुद से, ज़िंदगी से, किस्मत से। तुमने इसकी निस्वानियत के परखशे उड़ा दी, उसकी ज़ात का मान और गुरूर छीन लिया। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया। मेरे दामन में सवाए इसकी और था ही क्या जो तुमने ये भी छीन लिया। आज वो बुरी तरह टूट के बिखरी थी, आज उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। वो घर में दाखिल हुआ तो सारा घर भाएं भाएं कर रहा था। खामोशी तो अगरचा पहले भी होती थी, मगर आज जो पुरहोल सन्नाटा पूरे घर में गूंज रहा था उसने शहज़ को अजीब वहम में मुब्तला कर दिया था। अंदर दाखिल होकर उसने किचन में झांका। उसकी तवक्का के मुताबिक उर्वा को यही होना चाहिए था, मगर खाली किचन में उसका मुंह चिरा रहा था। फिर उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी उर्वा तो क्या, उसका नामो निशान तक नजर नहीं आया। उर्वा! बेहद घबराहट के आलम में उसने उसे कई आवाज़ें दे डाली, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी जो किसी कोने से निकलकर बरामद हो जाती। कहाँ चली गई? वो परेशानी से बुड़बुड़ाता अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने राइटिंग टेबल पर उसे एक कागज़ पड़ा दिखाई दिया, जो इस तरीके से रखा गया था कि कमरे में दाखिल होते ही उस पर नज़र पड़ जाए। पहली दफ़ा तो उसने कोई गौर नहीं किया, अब की दफ़ा उसने देखा तो तीर की मानद लपक कर उसे उठाया। वो उर्वा की तरफ से लिखी गई तहरीर थी। माज़रत चाहती हूँ आपको डिस्टर्ब किया, मगर ये आखिरी तकलीफ़ है जो आपको दे रही हूँ। इसके बाद आपको मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ? ये मैं खुद नहीं जानती। जहाँ किस्मत ले जाएगी चल पड़ूंगी। मैं जानती हूँ कि सिर्फ मेरी वजह से आप अपनी फैमिली से दूर हैं और आपकी शक्ल देखने को तरस रहे हैं। मेरी ज़िंदगी तो है ही कठिनाइयों से लबरेज, किसी को अपने साथ क्यों घसीटूँ? मैंने जितना अरसा आपके साथ गुजारा इसमें मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, इनके लिए आपसे माज़रत ख्वाह और माफ़ी की तलबगार हूँ। सही बात तो ये है कि मुझे रिश्तों को बरतना नहीं आता। 15 साल की थी जब वालदैन की वफ़ात हो गई। बस 15 साल के बाद उर्वा ने कभी किसी खुशी का मुँह नहीं देखा। पता नहीं इसमें रब की मसलहत है। ताई के घर रही तो उनके लिए अजाब बनी रही, आपके घर आई तो आपके लिए अजाब बन गई। हर रिश्ते ने मुझे अपने तौर पर परखा, समझा और बरता, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ये सब मेरे नसीब में दर्ज था, तो मुझे मिल के ही रहना था। इसमें किसी से क्या गिला? बुलबुल को बागबा से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। मैंने अपने रब से अपने लिए हमेशा इस्मत और इफ़्फ़त मांगी है। पता नहीं आपको मेरे बारे में कौन सी गलतफहमी है जो दूर ना हो सकी। बहरहाल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी के कीमती दिन ज़ाया हुए। आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए। हमारा क्या है, यूं ही सुसकते बिलकते गुजर ही जाएगी। अब तो लफ्ज़ खुशी बहुत पराया और अजनबी लगता है। आपका बहुत वक्त ले लिया। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी थी कि जब आप पाकिस्तान जाएं तो मामा मेरे बारे में पूछेंगी, आप उनको सच ना बताइएगा। आप उनसे कहिएगा कि उर्वा मर गई है। कोई बहाना घर दीजिएगा, बाकी मेरे घर जो मर्जी इतला पहुँचे मुझे परवाह नहीं। मामा बहुत अच्छी औरत है। ये वाहिद रिश्ता था जो मुझे अपना लगता था। मैं अपने हवाले से उन्हें दुख नहीं देना चाहती। इसके एवज़ मैं आपसे वादा करती हूँ कभी पाकिस्तान नहीं जाऊँगी जो इनके इल्म में ये बात आ सके। इस इल्तिजा को मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश समझ कर पूरा कर दीजिए। ताउम्र आपकी एहसानमंद रहूँगी। उर्वा शहाब। जाते समय वो उससे अपना रिश्ता भी तोड़ गई थी, कागजी ही सही, मगर उसका नाम भी उसे ही दे गई थी। शहज़ की आंखों में ज़मीन और आसमान घूम गए। वो बुज़दिल सी लड़की इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है? बेयकीनी सी बेयकीनी थी। उसने कई बार खत को पढ़ा, हर दफ़ा वो नदामत की दलदल में घिसता चला गया। एक शराब के पीछे भागते हुए नाम नहाद अना की खातिर उसने एक जिंदा जवेद लड़की को दरगो कर दिया। उसकी आंखों के सामने बार बार यही अल्फाज नाच रहे थे, आप उनसे कहिएगा उर्वा मर गई। हाँ, उर्वा वाकई मर गई थी। उसने उसे मार ही तो दिया था, लफ्ज़ों की मार मार के उसे चलनी कर दिया। अब वो ज़माने की गर्दिशों में पता नहीं कहाँ गुम थी। शहज़ ने की रिंग उठाई और उसकी तलाश में निकल पड़ा। अगरचे वो इतनी जल्दी शादी के हक़ में न था और ना ही वो ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार था, मगर मामा सारा वाले वाक़े के बाद इस कदर टची हो रही थीं कि वो जल्द अज़ जल्द शहद की रवानगी से कबल उसकी शादी करना चाहती थी। अगर सारा वाला वाक़या पेश न आता तो शायद वो किसी न किसी तरह मामा को कायल कर लेता। उर्वा को राहत ने मिसेस शिराज़ी के स्कूल में देखा। वो किसी काम से गई और पहली ही नज़र में उसे पसंद कर लिया। फिर अगले का मामला तो चट मंगनी पट ब्यावल वाला मामला था। वो अगरचे अंदर से काफ़ी झुंझलाया हुआ था, लेकिन मामा के सामने इसका इजहार नहीं कर पाया। उसकी सारी बेजारियत और झुंझलाहट उस वक्त उड़न छू हुई जब उसने पहली नज़र उर्वा को देखा। वो पहली नज़र में ही मबहूत हो गया था और पहली नज़र के तीर का शिकार हुआ। आज उसे मालूम हो रहा था इंसान पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार किस तरह होता है। ठहरिए, मैं आपसे उर्वा की मुलाकात का इंतज़ाम करती हूँ। उर्वा को जब उठा कर अंदर ले गए तो उसकी कज़न निदा ने मुस्कुराते हुए शहद से कहा, और वो तो झूम झूम गया। जबकि निदा अंदर की तरफ बढ़ गई। काफ़ी देर बाद उसकी वापसी हुई तो उसका मुंह लटका हुआ था। सॉरी, वो मिलने के लिए तैयार नहीं। मैंने उन्हें बहुत कहा मगर वो एग्री नहीं हुई। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो सर झुकाए शर्मिंदा शर्मिंदा सी बोली तो शहद के अंदर शन से कुछ टूटा था। हम उसने फ़ौरन खुद पे काबू पाया। इट्स ओके, मैंने माइंड नहीं किया, नरमी से उसे कहते हुए वो सालक की तरफ बढ़ गया। शर्मा रही होगी यार, तूने नोट नहीं किया, भाभी वैसे भी बहुत शर्मीली हैं। फीस में ना ऐसी बाहिया लड़की तो
ملتے ہی نہیں۔ تو واقعی لکی ہے یار، شہس نے سالک کو بتایا تو وہ اپنا خیال ظاہر کرنے لگا، اور اس بات کو اس نے بھی محسوس کیا تھا، لہذا فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ساری رات اس کی عروہ کے تصور کے ہمراہ گزری۔ گھر میں شادی کی تیاریاں پورے زور شور سے ہو رہی تھیں، وہ خود بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں حصہ لے رہا تھا۔ ابھی وہ رحمہ اور ماما کو مسز شرازی کی طرف چھوڑ کر آیا تھا جب ملازمہ نے اسے آ کر اطلاع دی، آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں۔ وہ دل میں حیران ہوتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں قطعی ایک اجنبی شخص کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکا۔ میں ایاز اکرام ہوں، عروہ کا کزن۔ نومارد نے خود ہی اس کی الجھن حل کر دی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کا سسرالی رشتہ دار تھا، لہذا اچھے طریقے سے ملنا اس کا فرض تھا۔ فائن، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ سرد اور خاموش نگاہوں سے شہس کو دیکھ رہا تھا۔ شہس کو الجھن تو ہوئی، تاہم وہ چھپا گیا۔ جی کہیے۔ اندرونی تاثرات کو چھپاتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولا، میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید کا قائل نہیں، مختصر بات یہ ہے کہ میں کسی ضروری کام سے شہر سے باہر تھا۔ میری غیر موجودگی میں آپ کا نکاح عروہ سے ہو گیا، جبکہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ممی کے آگے عروہ کچھ بول نہیں پائی، اور سب کچھ اتنی ایمرجنسی میں ہوا کہ وہ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کر پائی۔ وہ آپ کے ساتھ کسی قیمت پہ بھی رہنا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے کہ بات بڑوں تک پہنچے، ایسے ہمیں اس معاملے کو خود ہی نپٹا لینا چاہیے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ شہس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ تلخی سے گویا ہوا، دل میں کہیں بہت شدت سے درد اٹھا تھا، لہجے میں خود بہت ہی تلخی گھل گئی۔ میں نے کہا نا، یہ سب کچھ ایمرجنسی میں ہوا کہ ہم دونوں سنبھل ہی نہیں پائے۔ ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے تھا اور 3 زندگیوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر نگاہیں جمائے اس کے تاثرات نوٹ کرتا وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، آئی ایم سوری مسٹر ایاز۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ ایاز کا سیل گنگنا اٹھا، ہیلو، ہاں میں ادھر ہی ہوں، ڈونٹ وری میری جان، میرے ہوتے ہوئے تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کیا اچھا یہ کر لو بات، عروہ ہے تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ایاز نے سیل اس کی طرف بڑھایا، وہ لب بھینج کر اسے سن رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی سیل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ہیلو، دل میں اٹھتے جوار بھاٹے کو دباتے وہ مشکل لہجہ نارمل رکھ رہا تھا، میں عروہ بات کر رہی ہوں، میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، یہ سب کچھ بہت جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اپنا سب کچھ ایاز کو سونپ چکی ہوں، آپ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں آپ کو دے سکوں۔ یہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ میں خود کو صرف ایاز کی امانت سمجھتی ہوں، اس کے لیے کوئی اور مجھے دیکھے بھی میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ سو آپ پلیز اس کاغذی رشتے کو ختم کر دیں کیونکہ شٹ اپ، وہ اس کی بات کاٹ کر گرایا۔ عروہ کی باتوں نے اسے بارود پہ بٹھا دیا، اس کی منقوہ ہو کر وہ کسی غیر کے لیے اتنے نازیبا کلمات استعمال کر رہی تھی۔ غصے اور طیش کے مارے اس کے اندر بھٹی دہکنے لگی۔ ایک جھٹکے سے اس نے سیل ایاز کی طرف اچھالا، اب ایسا ہونا ناممکن ہے، وہ تو جلتے توے پہ بیٹھا تھا، ضد میں آ گیا، بات آرام سے مان لو تو فائدے میں رہو گے مسٹر شہس۔ اس کے لہجے کے ہٹیلے پن کا محسوس کرتے ہوئے ایاز نے ایک دفعہ پھر اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں بھانبر جل رہے تھے۔ اوکے، پھر نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ اسے دھمکی دیتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خلاف توقع رخصتی تک خاموشی چھائی رہی۔ ایاز اسے رخصتی کے وقت اور اس کے بعد بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ عروہ کا رخصت ہو کر آتے ہی برا حال ہو گیا۔ شہز نے اسے اپنے ہی معنی پہنائے، اگر وہ خود اس کی طرف نہیں بڑھا تھا تو عروہ کا گریز بھی اسے صاف پتہ چل رہا تھا۔ شہز کی کسی زیادتی کسی بات کے بارے میں اس نے کبھی لب نہیں کھولے، جب تک تو وہ پاکستان میں تھا تب تک تو پھر بھی ٹھیک رہا، لیکن امریکہ آتے ہی شہز نے اسے ایک سخت بیگانگی اور لاتعلقی اختیار کر لی، اور سچ تو یہ تھا اب وہ خود اندر سے کمزور پڑنے لگا تھا۔ عروہ کا وجود کسی مقناطیس کی مانند اسے اپنی طرف کھینچتا تھا، دل کے بڑھتے ہوئے تقاضوں سے وہ زیادہ گھبراتا تو اسی پر الٹ پڑتا کہ شاید کبھی تو وہ اپنے گزشتہ رویے کے بارے میں کچھ کہے، کبھی وہ اسے ایاز کے تانے دینے لگتا، عروہ کے فون پر کی گئی باتیں یاد آتی تو اس کا خون نئے سرے سے ابلنے لگتا، ہر روز رات کو وہ اس کا ضبط آزمانے چلی جاتی تھی۔ بظاہر وہ کام میں مشغول ہوتا لیکن دھیان اسی کی جانب ہوتا۔ وہ جس رات وہ اسی کے کمرے میں سو گئی، اس کا شدت سے دل چاہا وہ اسے یہیں روک لے، لیکن درمیان میں پھر ایاز اور اس کی انا کھڑے ہو گئے، اور ایک دن تو وہ بلاخر پھٹ ہی پڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو عروہ اس کی تائید کرے، اور اگر جھوٹ ہے تو تردید۔ اس کی خاموشی کو وہ خود بخود تائید کے معنی پہنا لیتا تھا۔ اپنے اندر پکتا لاوا اس پر انڈیل کر وہ خود بے نیاز ہو گیا، لیکن واپسی پر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ آج تیسرا دن تھا عروہ کو لاپتہ ہوئے۔ 3 دن سے وہ ہر چیز کا ہوش بھلائے بیٹھا تھا۔ اس کی اصل محبت تو اس پر اب کھلی تھی کہ اس کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اپنی نام نہاد انا کو لے کر وہ زندگی کے قیمتی دن گنوا آیا تھا، اور اب جب اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کون سی جگہ ایسی تھی جہاں اس نے اسے نہیں ڈھونڈا؟ ہر روز ای میل چیک کرتا، شاید وہ کسی طریقے سے رابطہ کرے۔ آج بھی میل چیک کر رہا تھا جب ندا کی میل عروہ کے نام دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عروہ، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے جسے تم جیسی پکیزہ ہستی کو پکارا جائے۔ تمہارے جانے کے بعد ہمیں علم ہوا تم ہمارے لیے کیا تھی۔ تم تو وہ خوش بخت ستارہ تھی جو ہمارے گھر سے نکلا تو سیاہ بختی نے ہمارا راستہ دیکھ لیا۔ ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ گرچہ قابل معافی نہیں، پھر بھی اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دے گا۔
میں نے اور ایاز نے مل کر شہز کو تمہارے خلاف بہت بھڑکایا تھا۔ خدا کا انصاف دیکھو، اسی دن ایاز کو پولیس لے گئی، وہ غلط کارروائیوں میں ملوث تھا۔ بس پھر تو بدنامی نے ہمارا گھر دیکھ لیا، ہم برباد ہو گئے، ہم نے تمہارا حق چھینا، ہم لقمے کو ترس گئے۔ تم جتنی اچھی اور ہمدرد ہو، مجھے پوری امید ہے تم ہمیں معاف کر دو گی۔ شاید اسی طرح اللہ بھی ہمیں معاف کر دے، اگرچہ ہماری سزائیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے تو تمہاری شادی بھی کسی نیک نیتی سے نہیں کی، لیکن اللہ کو شاید تمہاری خوشیاں منظور تھی۔ اگر ہو سکے تو ہم سب کو معاف کر دینا۔ تمہاری خطا کار بہن ندا اکرام۔ میل پڑھ کے وہ مزید ندامت سے دوچار ہو گیا۔ رحمہ اکثر عروہ سے انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتی رہتی تھی۔ یقیناً اس نے ندا کو ای میل ایڈریس دیا تھا، اگرچہ اب اسے عروہ کی ذات کے حوالے سے کسی قسم کی صفائی کی ضرورت نہیں تھی، تاہم پھر بھی قدرت نے اس کی گواہی پیش کر دی تھی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر ضبط کھونے لگا۔ ہوا تھمی تھی ضرور، لیکن وہ شام جیسے سسک رہی تھی کہ زرد پتوں کو آندھیوں نے عجیب قصہ سنا دیا تھا کہ جس کو سن کر تمام پتے سسک رہے تھے، بلک رہے تھے، جانے کس سانحے کے غم میں شجر جڑوں سے اکھڑ رہے تھے۔ بہت تلاشا تھا ہم نے تم کو، ہر ایک وادی، ہر ایک رستہ، ہر ایک پربت، کہیں سے تیری خبر نہ آئی۔ تو یہ کہہ کر ہم نے دل کو ٹالا، ہوا تھمے گی تو دیکھ لیں گے، ہم اس کے رشتے کو ڈھونڈ لیں گے۔ مگر ہماری یہ خوش خیالی جو ہم کو برباد کر گئی تھی، ہوا تھمی تھی ضرور، لیکن بڑی ہی مدت گزر چکی تھی۔ کیا بات ہے یار، گھر کھلا پڑا ہے، کدھر ہو تم؟ علی دور ہی سے بولتا چلا رہا تھا۔ شہز۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو شہز کو انتہائی شکستہ حالت دیکھ کر لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا یار، تم ٹھیک ہو؟ سلور زدہ کپڑے، بھری ہوئی شیپ، الجھا بکھرا حلیہ، سرخ آنکھیں، اس کی حالت دیکھ کر علی اچھا خاصا گھبرا گیا۔ علی! ایک ہمدرد پاتے ہی وہ اس کے کندھے سے لگ کے سسک اٹھا۔ وہ کہاں ہے علی؟ اسے کہو لوٹ آئے، بہت سزا ہو گئی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اسے بلاؤ نا علی۔ علیان کا دل اس کی حالت پہ کٹ کے رہ گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو شہز؟ عروہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر، میں نے اسے کتنا پکارا، وہ جو میری ایک پکار پر دوڑی چلی آتی تھی، اب سنتی ہی نہیں۔ اسے کہو ایسا نہ کرے میرے ساتھ، اب لوٹ آئے۔ وہ اونچا پورا جوان مرد جوں بلک رہا تھا کہ علی کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ یہ لو پانی پیو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آ گیا ہوں نا۔ عالیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے پانی کا گلاس تھمایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں فٹافٹ چڑھا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے سانس بحال ہوا تو عالیان بولا، اب مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، بھابی کیوں گئی ہیں؟ شہز نے سر جھکا کر اس کا سوال سنا اور پھر وہ اسے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ اس کی رداعت سن کے اگرچہ علی اس کو سرزنش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کی متوقع حالت کے پیش نظر خاموش رہ گیا۔ اس وقت اسے مورل سپورٹ کی ضرورت تھی، اور ایک اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو موقع محل کے مطابق اپنے دوست کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کہیں نہیں گئی ہوں گی، وہ مل جائیں گی انشاءاللہ، میرے کچھ کانٹیکٹس ہیں، میں پتہ کرواتا ہوں، ڈونٹ وری، وہ وقتی طور پر ناراض ہوں گی، مان جائیں گی۔ میں ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت دیکھی ہے، تم خود کو سنبھالو، بی ریلیکس۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے وہ اسے اس فیز سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر علی اور شہز نے مل کر اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، ہاسپٹلز تک انہوں نے کھنگال لیے، لیکن عروہ کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ شہز کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، گھر، آفس، وہ سب کچھ، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی بھلائے بیٹھا تھا، لیکن لگتا تھا وہ واقعی اسے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے۔ اس صوفے کو وہ روزانہ حسرت و یاد سے دیکھا کرتا، جس پر بیٹھ کر وہ کبھی وہ اسے دیکھا کرتی تھی۔ کتنا کٹھور ہو گیا تھا وہ، اپنے چمن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی۔ عروہ کو 1.5 مہینہ ہونے کو آیا، اب تو شہز کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے ہر وقت عجیب و غریب قسم کے خیالات اور وسوسے ستاتے رہتے، ٹینشن کی وجہ سے اسے سخت بخار نے آن گھیرا۔ علی بیچارہ ہر جگہ اس کے ساتھ خوار ہوا تھا، اب اس کی تیمارداری بھی وہی کر رہا تھا۔ یہ اعظم تو نہایت شرارتی بچہ ہے، سارا دن نچا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ ابھی اعظم کے پیچھے بھاگ کر ہلکان ہوتے ہوئے ایک جگہ بیٹھی تھی، جب دوبارہ آ کر اسے تنگ کرنے لگا۔ 21ویں صدی کا ماڈل ہے نا، تراری تو خود بہت ہی آئے گی۔ نادی نے نہال ہوتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا، جو عروہ کے ساتھ بہت مانوس ہو گیا تھا، اور خود عروہ بھی اسے بہت پیار کرتی تھی، سارا دن اس کے ناز نخرے اٹھاتی نہ تھکتی۔ شہز کے رویے سے اس دن وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ لیا، جس کی ساری زندگی وہ تصور کرتی آئی تھی۔ ویسے بھی اس کے ساتھ رہ کر وہ نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے دل آزاری کا سبب بن رہی تھی۔ شہز کے تیوروں سے لگ رہا تھا وہ اپنی آخری حد سے گزر رہا ہے، کب وہ اسے خود سے الگ کر دے، اس سے پہلے وہ خود ہی فیصلہ کر لے، کیونکہ اب وہ واپس اس گھر میں لوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کے وجود کو مال غنیمت کی طرح استعمال کیا جائے۔ گھر سے نکل کر وہ نہ جانے کن راستوں پر کتنی دیر چلتی رہی، اسے کچھ خبر نہ تھی، جب اچانک عالیہ نے اسے ٹکرایا اور اسے یوں اکیلا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عروہ نے چاہا کنی کترا کے نکل جائے یا کم از کم اسے ٹال دے، لیکن عالیہ نے اس کے حلیے سے بالکل مطمئن نہیں تھا، کچھ شہز کے رویے سے اسے تھوڑا بہت شک بھی تھا۔ اب جو عروہ کو یوں بے یار و مددگار منہ جھکائے کسی نامعلوم منزل کی طرف رواں دیکھا تو اسے اپنا شک یقین میں بدلتا محسوس ہوا۔ پھر عروہ کے نہ کرنے کے باوجود وہ اسے گھر لے آیا اور عروہ سے ساری بات اگلوا کے دم لیا۔ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، اور ایک بھائی کی غیرت قطعاً یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بہن بے مول ہوتی پھرے۔
आलिया ने उसके सर पे हाथ रखते हुए कतई दो टोक लहजे में कहा और नादिया ने भी उसकी भरपूर तायद की। आलियान शहर से बराबर मिलता रहा। सारी सूरत हाल उसके सामने आ गई थी। शहस उर्वा को खोकर नादिम था, लेकिन आलिया चाहता था कि शहस को एक दफ़ा अच्छी तरह नसीहत मिल जाए ताकि वो आइंदा मोहतात रहे। जो कुछ उसने शहस के लिए वो उसकी मोहब्बत में दोस्त बनकर किया, वो जो कुछ उसने उर्वा के लिए किया वो एक भाई की हैसियत से किया। कहते हैं कि दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये उर्वा की दुआओं का ही असर था जो आलियान की सूरत में ज़ाहिर हुआ था, जो अल्लाह पाक ने उसकी इसमत को महफूज कर लिया और उसके लिए निगरान मुकर्रर कर दिया। एज़म के बच्चे एज़म ने उसके बालों में से कैचे दूर उतार दिया था, जिसकी वजह से उसके सारे बाल बिखर गए। उसने मसनूई गुस्से से उससे आंखें निकाली जब वो कल कल करता अब छोटा सा कुशन उतार के उसके सर पर रख रहा था। उर्वा ने हंसते हुए उसे पीछे से खींच कर अपने आगे किया। उर्वा, एहसन के कपड़े तो चेंज कर दो। क्या हशर किया हुआ है उसने? आली आने वाला होगा, मैं ज़रा किचन को देख लूँ। नादिया उसे हदायत देती उठकर किचन की तरफ भट गई। अब आप इधर बैठो, मैं आपके कपड़े लेकर आती हूँ। उसे कुशन पर बिठाते हुए उर्वा ने उसकी नन्ही सी नाक दबाई तो वो बसूरने लगा। वो वार्डरोब से एहसब के लिए शर्ट्स निकाल रही थी जब दरवाज़ा आहिस्ती से खुला। उर्वा ने फ़ौरन दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा जो एहसम से खेलने के बायस कंधे पर झूल रहा था। वो यही समझी थी आलियान होगा। उसकी चौंखें इस तरह पुश थी, लिहाजा देख नहीं सकी। आने वाला जब काफ़ी देर तक अंदर नहीं आया तो वो उलझ सी गई। आली भाई, आप यूं क्यों? वो कहते हुए मुड़ी, लेकिन उसकी बात दरमियान में ही रह गई। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। वो हैरान और शजदर से अपने सामने खड़े शहस को देख रही थी, जो बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था। उर्वा ने चाहा कि उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाए, लेकिन उसके कदम तो गोया ज़मीन ने जकड़ रखे थे। सर झुकाए होंठ करती वो अपनी नशिस्त में ना तब्दील कर पाई। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उर्वा का सांस रुकने लगा। उसका शिद्दत से जी चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो ताउम्र इस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। उर्वा, उसने धीमे लहजे में उसे पुकारा। लहजे में इतनी शिद्दतें इतनी चाहती थी कि उर्वा का अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ और अगले ही लम्हे शहस ने उसे कंधे से पकड़कर खींचते हुए खुद से लगा लिया। उर्वा तो जहाँ की तहाँ रह गई। वो जो तंदो तशनी और पत्थर बरसने के मुंतज़िर थी, उसने इफ्तार पे घबरा गई। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा शहस तुम्हारे बगैर कितना अधूरा, कितना नामुकम्मल, कितना खाली हो गया था। तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा थी। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसे सीने से लगाए वो बहुत शिकस्त लहजे में बोल रहा था। उर्वा को हैरत का शदीद झटका लगा। शहस और ऐसी बातें? एक तो वो उसकी इतनी गुर्बत पे भी बहुत बौखलाई हुई थी, ज़बान साथ देने से इनकारी हो रही थी। दूसरा, उसके हिसार में इतनी दीवानगी, इतनी शिद्दत कि उर्वा को लग रहा था किसी भी लम्हे उसकी सांसें उसका साथ छोड़ जाएंगी। तुम मेरे लिए क्या हो, ये तो मुझे तब पता चला जब तुम मुझे अधूरा कर आई। तब मैंने महसूस किया मैं तो तुम बिन बिल्कुल अधूरा हूँ। मेरी तकमील तो तुमसे है। उसने अपने लब उर्वा के बालों पर रखे तो वो तड़प के रह के छोड़े मुझे। उसने एक झटके से खुद को उससे अलहदा किया। शहस का सहारा उसे किसी बड़की बट्टी की मानद महसूस हो रहा था, जिसमें वो सर से पांव तक झुलस गई थी। अगरचे वो खुद को इससे छुड़वा कर दूर हो चुकी थी, फिर भी उसे अपना पंगारे की तरह दहकता महसूस हो रहा था। मत भूले, मैं वही उर्वा हूँ जिसे कदम कदम पर आपने धुतकारा और तजलील की है। मैं अब भी वही उर्वा हूँ। उर्वा साहब, आपकी कुछ नहीं लगती। जाएं जाएं यहाँ से। मैं किसी को भी नहीं जानती, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। वो हिज़ानी अंदाज में चिल्लाई। वो भी इंसान थी, कहाँ तक बर्दाश्त करती। आज उसका जब पारा पारा हो गया था। वो जो अपनी तरफ से इस टॉपिक को क्लोज कर चुकी थी, अब इस बाब को दोबारा खुलते देखकर अपना ज़ब्त गंवा चुकी थी। मुझे अपनी गलती का इदराक है उर्वा, मैं इसके लिए शर्मसार हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जो सज़ा मेरे लिए तजवीज़ करो मुझे मंजूर है, मगर खुदा के लिए यूँ खुद को अजियत ना दो। उसे उससे ऐसे ही रद्द-ए-अमल की तवक्का थी और वो खुद भी यही चाहता था कि वो घुट घुट के जीना ख़त्म करे, एक दफ़ा खुल के दिल की भड़ास निकाल ले, ताकि इतने सालों से जो लावा उसके अंदर पक रहा है वो बह निकले। और उर्वा भी हाथों में छुपा कर सिसक रही उठी। ओके रिलैक्स, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम पहले मेरी बात सुन लो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी हकीकत तुम पर आश्कार नहीं हुई। तुम जब पस मंज़र से आगाह होगी तो यकीनन अपनी सोच में तब्दीली पाओगी। शहस ने उसके करीब बैठते हुए नरमी से उसके आंसू को अपनी पोरों में चुना तो वो ठटक कर उसे देखने लगी। शहस ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर वो उस पर खुलता चला गया। अपनी मोहब्बत, बेबसी, गुरेज, गैरत, उसने कुछ भी तो पोशीदा न रखा था। उर्वा शशदर से उसे सुन रही थी। कैसा गेम खेला गया था उसके खिलाफ। वो सारी ज़िंदगी इस जुर्म की सज़ा काटती आई थी जो कभी उसने की ही नहीं थी। लेकिन मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। सारा को तो ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि उसकी आइंदा 7 नस्लें भी पनाह मांगेंगी। उसके लहजे में शरारों की सी लपक की थी। उर्वा ने होल कर उसे देखा। जब खुद आपके अंदर किसी को माफ़ करने का हौसला और ज़र्फ़ नहीं, तो फिर आप इसकी तवक्का दूसरों से क्यों कर रख सकते हैं? उर्वा ने चुभते हुए लहजे में उससे कहा, अच्छा, अगर मैं सारा को माफ़ कर दूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? वो यकदम ही बड़े जोर से उसका हाथ दबाकर पूछने लगा तो उर्वा यकदम होश में आई। उसकी बातों के दौरान वो कतन फरामोश कर चुकी थी कि उसके हाथ अभी तक शहस की गिरफ्त में थे। मुझे नहीं पता, सारा मेरी मामी नहीं लगती। ये आपका मसला है, जो जी चाहे करें और मेरे हाथ छोड़ें।
وہ جو جزبوز ہو کے کہتی اپنے ہاتھ چروانے کی کوشش کر رہی تھی، بلاخر ناکام ہو کر آخر میں بول ہی اٹھی، تم بھی تو میرا مسئلہ ہو، میری زندگی۔ شہز نے ایک ہی جھٹکا دیا تھا، وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھی، اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے اوپر آ رہی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ اس کے تنگ ہوتے گھیرے سے گھبرا کے بولی تو شہز کا بے ساختہ کہا آزاد ہوا، اس کے جملے سے وہ مخاصم محظوظ ہوا تھا۔ تم سے بھلا کیوں شرم آئے گی بے وقوف لڑکی، ویسے بھی ابھی تک تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم مجھے اس لقب سے نوازو۔ وہ بڑے بھول پن سے گویا ہوا تو عروہ جل کے رہ گئی، تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا عروہ، بلکہ مسز عروہ شہز۔ اس نے خود پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، آج پہلی دفعہ وہ حق رکھنے کے باوجود اسے یوں اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اس لیے آج جذبے اور نگاہیں بے لگام ہو رہی تھیں۔ اچھا طریقہ ہے معافی مانگنے کا، عروہ بھننا کے رہ گئی۔ معاف تو وہ اسے تب ہی کر چکی تھی جب گھر سے باقدم باہر نکالا تھا کہ اس نے شہز عثمان سے بے حد محبت کی تھی۔ یہ اس کی محبت کی انتہا ہی تھی کہ وہ اسے کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے تو اپنے دکھ اٹھا کر الگ ہو گئی تھی۔ یار ایک دفعہ بول دو نا، کیونکہ میرا خود پر کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے کے خمار اور آنکھوں کی تپش نے عروہ کو بے تحاشا سرخ کر ڈالا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس نے کمزور سا احتجاج کرنا چاہا۔ چلو چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے مسرور ہوتے ہوئے اس نے گویا چیلنج کیا۔ عروہ نے پوری قوت استعمال کرتے ہوئے اس کے حصار کو توڑنا چاہا، لیکن اس کے فولادی بازوؤں میں صرف کسمسا کے رہ گئی۔ اب تو تمہارے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں عروہ شہز، کس راستے سے فرار حاصل کرو گی؟ شہز نے اس پر جھکتے ہوئے اپنا حق استعمال کیا تو عروہ کی پیشانی پہ گویا انگارہ دہک گیا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ کسی کا بیڈ روم ہے۔ عروہ نے بکھلا کر اس کو مزید پیش قدمی سے روکنا چاہا۔ اچھا تو کیا خیال ہے اپنے بیڈ روم میں چلیں؟ شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبا کر پوچھا تو وہ پوری پسینے میں نہا گئی۔ صحیح کہتا ہے سالک، میں واقعی بہت لکی ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی، وہ اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے بولا تو عروہ سر جھکا کر ہولے سے مسکرا دی۔ شہز کی گہری براؤن آنکھوں میں آج جو نئے اور انوکھے رنگ اسے نظر آ رہے تھے، اس کا سامنا کرنا اس کے لیے کوئی آسان نہ تھا۔ وہ تو ایک سیکنڈ میں ان جذبے لٹاتی نگاہوں میں جھانک نہ پائی تھی۔ آج اس نے جان لیا تھا، صبر و دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی نہ کبھی ان کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے، جیسے آج اس کی ریاضت کا ثمر اسے مل گیا تھا شہز عثمان کی صورت میں۔ اب اسے مزید کسی کی طلب نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا اور بے حد شانت ہو کر شہز کو دیکھنے لگی، جو اب عالیان اور نادیہ سے اجازت لے رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑا پیار آ رہا ہے؟ شہز نے اس کی محویت محسوس کرتے ہوئے چھیڑا تو وہ جھیم کے رہ گئی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے ان دونوں کے دل بہت مسرور تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔